Good evening. On behalf of Jackson Pearl Pharmaceuticals Limited, makers of Lycurate soft gel, I'm Amit Saxena along with my teammates Dr. Deepika Chawla from Medical Services. We welcome you to the program organized by Devta Hospital, Gulbarga, a public forum with experts speaking about the high blood pressure. The convener and speaker is Dr. Mrs. Megha Kamlakolkar, obstetrician gynecologist and director of Devta Hospital, Gulbarga, for organizing this webinar. Dr. Megha Kamlakolkar is the obstetric practice since last 20 years. She's in practicing fetal medicine in high-risk pregnancies. She has been a faculty at state and national level and has delivered many talks on fetal ultrasound. She has presented many papers and posters, and in 2019, a paper in the 18th World Congress of Fetal Medicine Foundation in Spain. FMF UK certified in NT and anomaly scan. Her hospital is a FOXI recognized ultrasound training center for obstetricians and gynecologists. Besides the academics, she is also a vocalist in Hindustan classical music and has passed BA level Sangeet Visarat. Welcome, Dr. Kamlakolkar. We will also welcome our respected faculties and attendees from across India and abroad who has joined us today. Please keep posting your queries by text in Q&A box, which will be answered at the end. I now request Dr. Megha Kamlakolkar to kindly initiate the proceedings. Good evening, everyone. On behalf of Devta Hospital team, I welcome Dr. Anand, today's speaker, Dr. Amit, Dr. Deepika, and Jackson Pearl team, and all the viewers of today's program. ऐसा होता है कि आज का प्रोग्राम जो है हमारा वो पब्लिक के लिए रखे हैं हमने, तो इसके लिए हम ज्यादा बात करेंगे हिंदी, या कभी रिक्वेस्ट आए तो कन्नड़ा में भी आप पूछ सकते हैं, हम कन्नड़ा में भी बात करेंगे, बिकॉज क्योंकि ये जो प्रोग्राम लाइव हो रहा है वो ऑल ओवर इंडिया की लिंक है उसको, तो एनीबडी कैन ज्वाइन फ्रॉम एनीवेयर थ्रू अक्रॉस द होल इंडिया. मुझे प्रैक्टिस में हमेशा लगता है कि हाइपरटेंशन जो है वो स्पेशली इन प्रेगनेंसी वो ज्यादा सीरियसली लिया नहीं जाता है. तो हम जब बोलते हैं पेशेंट को बीपी ज्यादा है तो पेशेंट में हाँ ठीक है चलो ऐसा करके दे पुट अस इन वरी एंड दे गो ऑफ. बोले तो हमको ज्यादा टेंशन होता है उनसे हाइपरटेंशन का, और वो लोग इतना केयर नहीं करते कि बीपी क्या है चलो आता है. जब बहुत ही उनका चेहरे पे सूजन आती है, हाथ पे सूज जाते हैं, और जब झटका या फिर उसको आते हैं तभी उसका उनको महत्व समझ में आता है. तो जो बहुत लेट स्टेज होती है, ये पब्लिक फोरम में मैं बताना चाहती हूँ कि क्या जरूरी है आप लोगों को, आम लोगों को जानना हाइपरटेंशन में प्रेगनेंसी में. इसीलिए हमने ये आज का ये पब्लिक फोरम रखा है. मेरा जो टॉक होगा 15 मिनट का, उसके बाद में डॉक्टर अरुण कटगेरी जो कार्डियोलॉजिस्ट है जयदेवा इंस्टीट्यूट में, वो देवता हॉस्पिटल में हमारे पास 6 to 8 शाम को रहते हैं कंसल्टेशन के लिए, और उनके साथ हम कुछ बात करने वाले हैं, और डॉक्टर भी हमको बताने वाले हैं कि हाइपरटेंशन में आम आदमी को क्या जानना जरूरी है और क्या उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और क्या उसका महत्व रखता है. हमारे इंडिया में जब हमने देखा है स्टैटिस्टिक, तो 26 मिलियन डिलीवरीज होते हैं पर ईयर, मानो सीजरियन या नॉर्मल डिलीवरीज, और 26 मिलियन में से राउंड अबाउट 2.7 मिलियन बोले तो 2.7 मिलियन जो लेडीज होते हैं उनको हाइपरटेंशन डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी या ब्लड प्रेशर होता है, और उसमें से 0.5% लोगों को एक्लैम्शिया बोले तो झटका आता है, फिट्स आते हैं, और इसीलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. और 100 में से 19 लोगों की मौत होती है हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से. इसीलिए ये बात बहुत जरूरी है कि हम जाना चाहिए और उसको रोकने की हमने कोशिश करनी चाहिए. जब हम देखते हैं कि हमेशा कि ब्लड प्रेशर तो क्या होता है, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ है और उनके सामने मैं आपको ये बताने की जरूरत नहीं है. लेकिन ब्लड प्रेशर जो रहता है वो हमेशा 2 रीडिंग्स रहते हैं उसके, एक ऊपर की रीडिंग रहती है और एक नीचे की रीडिंग रहती है.
रहती है, और उसको हम ऊपर की जो रीडिंग रहती है वो सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, जो हार्ट को पंप करने के लिए लगता है। एक हार्ट में से जो वेसल निकलती है, और यहाँ ये फिगर में दिखा रहा है कि ये जो वेसल निकलती है यहाँ से हमको पूरा बॉडी में सप्लाई हो जाता है, यहाँ से कुछ वेसल जाती है ब्रेन को, और ये जो हार्ट पंप होता है वो पंप करके कितने प्रेशर से ये नली में जा रहा है ब्लड, उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और जो इन बिटवीन जो जब हार्ट बीट्स के बीच में जो हार्ट रिलैक्स हो जाएगा, तब ब्लड जो वेसल में जो ब्लड प्रेशर आता है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये जो 120 और 80 जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो अपने एज के हिसाब से उसकी थोड़ी सी वेरिएशन होनी चाहिए, बट ऑन एन एवरेज हमने जब देखा है तो 120 80 है नॉर्मल लिए रहते हैं हम ब्लड प्रेशर। हम जब भागते हैं, खेलते हैं, टेंशन लेते हैं, तो हमारी ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा हो जाते हैं, ऊपर के ब्लड प्रेशर, यानी कि 140 जाएंगे। जब आप भागेंगे या एक्सरसाइज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन नीचे की जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा होना सहज अच्छी नहीं रहती है। तो उसको डायस्टोलिक प्रेशर जब ज्यादा रहेगा, नीचे वाला प्रेशर, तो ही उसको हम ज्यादा हाइपरटेंशन बोलते हैं। एक्चुअली हमको ये ऊपर वाला ब्लड प्रेशर ज्यादा होना जरूरी है। जब हम भागते हैं तो हमको ब्लड हमारे पूरे शरीर में संचार करना चाहिए ब्लड, तो जब हार्ट को ज्यादा फास्ट बीट करके वो ब्लड प्रेशर बढ़ाने की जरूरत रहती है। इसका मतलब है कि हमारा ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, चलता भी है, लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसके एज के हिसाब से हम उसकी कट ऑफ लेते हैं। डॉक्टर आनंद हमको उसके बारे में बोल देंगे। अभी जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उसके गाइडलाइन से क्या बोला जाता है कि ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसको हम 120 तक क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। जब ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 to 130 आएगा उसको एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बोलेंगे, और 130 to 140 आएगा उसको हाइपरटेंशन स्टेज 1 बोलेंगे, और 140 के क्रॉस में हो गया तो हाइपरटेंशन स्टेज 2 ले लेते हैं। उस वैसे ही डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब 80 तक रहेगा तब हमको हम नॉर्मल लेंगे। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर 80 तक नॉर्मल रहेगा, 80 to 90 जो रहेगा वो हाइपरटेंशन स्टेज 1 में आएगा। सो जब हमारा ब्लड प्रेशर किसी का 134 या 84 है तो इसका मतलब है कि फॉर ए प्रेग्नेंट लेडी, अभी जो प्रेगनेंसी को आएगी हमारे पास तो 134 84 आएगी, तो हम उसको हाइपरटेंशन बोल के हम ट्रीटमेंट नहीं शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं कि जो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल कि ज्यादा ब्लड प्रेशर 134 से 140 और 84 से 90 होने में कुछ टाइम नहीं लगता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ चेंजेस होते हैं। हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो 45% ज्यादा बढ़ता है, यानी कि हमारा 5 लीटर ब्लड वॉल्यूम है तो उसका ऑलमोस्ट 50% 2.5 हो जाएगा, तो 7.5 लीटर्स हमारा ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा। इतना ब्लड वॉल्यूम हमको पंप करने के लिए ऑब्वियसली हार्ट हैज टू बीट फास्टर। और ये जो चार्ट दिखा रहा है हमको, तो ये इससे भी हमको पता चलता है कि नॉर्मल क्या है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि हम ब्लड शुगर के लिए HbA1c कराते हैं, ब्लड शुगर कराते हैं, तो प्री डायबिटिक स्टेट बोलते हैं। वैसे ही हाइपरटेंशन को भी प्री हाइपरटेंशन स्टेज रहती है, लेकिन हम उसको इतना केयर नहीं करते, देखते नहीं है। ब्लड प्रेशर कितना है बोलते हैं, निकल जाते हैं। वैसा प्रेगनेंसी में वो नहीं चलेगा। वो प्रेगनेंसी में जो चेंजेस होते हैं उसका इफेक्ट न केवल माँ के शरीर पे होता है, परंतु बेबी के शरीर पे भी हो सकता है। इसीलिए हमको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, और आपको भी उसके बारे में जानकारी चाहिए। आप पूछना चाहिए डॉक्टर से कि ब्लड प्रेशर कितना है, मेरे शरीर के लिए इतना नॉर्मल है या नहीं है। और जैसे कि मैंने ये अभी एक छोटी सी स्लाइड है लेकिन बहुत काम की है। ये जो मदर यहाँ जो दिखाई है, माँ सोई है, और ये ब्लड वेसल्स है उसके, यहाँ से वो जो रहेगा ब्लड सप्लाई बेबी को वो रहेगा प्लेसेंटा, और ये प्लेसेंटा में क्या रहेगा, इसमें सब वेसल्स रहेंगे, और यहाँ से ब्लड सप्लाई या अम्बिलिकल कॉर्ड से बेबी को जाएगा। जब माँ को ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो ब्लड यहाँ से ब्लड सप्लाई प्लेसेंटा में कम हो जाएगा, और जैसे कि टैंक में ब्लड कम सप्लाई कम है तो नल में भी क्या होने वाला है, कम आने वाला है। तो इसीलिए बेबी को भी ब्लड सप्लाई कम होना चाहिए, कम हो जाएगा। और जैसे कि बेबी को ब्लड सप्लाई कम हो जाता है तो उसके क्या करना पड़ेगा, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, और उसकी ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी।
सो 3 kg का जो बेबी पैदा होने वाला है वो 2 kg तक आ जाएगा, क्योंकि दैट इज ए एडाप्टिव मेथड। और इसीलिए हमको देखना रहता है कि बेबी का वेट कितना आ रहा है और मदर का ब्लड प्रेशर कितना है। और ये जो करते हैं हम डॉक्टर के पास आप जाने के बाद डॉक्टर स्कैन करके आपको वो बोलने वाला है। जब पेशेंट हमारे पास आता है दिखाने के लिए, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो हमको 4 वैरायटीज रहती है प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर आने की। क्रॉनिक हाइपरटेंशन बोले तो कई महिला 35 साल की उम्र में आती है प्रेगनेंसी लेके, उसको पहले से ही ब्लड प्रेशर रहता है और वो बाद में प्रेग्नेंट हो जाती है, वैसे नमूने की हो जाएगी। या कभी कभी एक 20 साल की छोटी सी बच्ची आएगी, उसको भी ब्लड प्रेशर आएगा। और वहां जो आता है ब्लड प्रेशर, वो केवल उसका जो कारण रहता है वो प्रेगनेंसी रहता है। प्रेगनेंसी में जो चेंजेस रहते हैं उसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर आ जाता है, उसको बोलते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। और जब ये दोनों रहेंगे, या कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या प्रेगनेंसी में ऐसे हाइपरटेंशन, उसमें उसका इफेक्ट अगर किडनी पे हो गया तो किडनी से क्या हो जाएगा, उसके शरीर से प्रोटीन लॉस हो जाएगा। वो जब हो जाएगा प्रोटीन लॉस तो उसको बोलते हैं प्रीक्लैम्शिया। सो प्रीक्लैम्शिया इज वेरी डेंजरस डिसीज। उसमें जो रहेगी किडनीज इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, और किडनीज इन्वॉल्वमेंट होने के बाद में बेबी का ग्रोथ भी हमको बेबी की ग्रोथ भी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो जाएगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप जाएंगे तो डॉक्टर आपको पहले टेस्ट करने को बोलेंगे, और कौन से टेस्ट करेंगे वो मैं बताती हूँ। लेकिन हमको अभी लगेगा कि कौन किसको हो सकता है ब्लड प्रेशर, या हर एक को हो सकता है क्या? तो ज्यादा रिस्क किसको हो जाएगी, अगर वो छोटी बच्ची है, क्योंकि इंडिया में टीन मैरिजेस, टीन एज प्रेगनेंसीज आर वेरी कॉमन। ना 19 साल में शादी होती है, 19 साल में वो 18 साल में शादी होती है, 19 साल में वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और ऐसी जो रहेगी छोटी छोटी बच्चियां, उनको ज्यादा प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर आने की रिस्क रहती है। या आज वो भी ट्रेंड दिखाया जाता है, देहातों में ये हाल है तो शहरों में क्या होता है कि लड़कियां ज्यादा उम्र तक 30 साल तक शादी नहीं करती है। 30 साल के बाद उनके प्रोफेशनल करियर सेटलमेंट, उसके बाद में वो 35 साल 30 साल में उसकी शादी हो जाएगी। वो लोगों को भी ज्यादा ब्लड प्रेशर आने की ज्यादा चांसेस रहते हैं, रिस्क रहती है। फैमिली हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा रहता है कि माँ को उसके प्रेगनेंसी में, जो ये छोटी सी प्रेगनेंसी कि औरत जब उसके माँ के पेट में होगी, जब उसको ब्लड प्रेशर आया था क्या, या उसके माँ को या उनके डैडी को या किसी फैमिली मेंबर को ब्लड प्रेशर है क्या, उसका भी हमको देखना पड़ता है। ये हम उनके जो हमारे पास आते हैं तब हिस्ट्री में ये कंफर्म कर देते हैं। आजकल पीसीओएस बोल के बहुत प्रॉब्लम चल रहा है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से। पीसीओएस बहुत सारे लड़कियों में रहता है। पीसीओएस इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, तो उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होके these पेशेंट्स उनको एनोवुलेशन होकर एंड्रोजन लेवल्स बोल के एक हार्मोन रहता है, वो ज्यादा होने की वजह से ये ओबेसिटी हो जाती है, वजन बढ़ जाता है। और उनका हाई बीएमआई होने की वजह से इनको ज्यादा ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में आने की रिस्क रहती है। उसके बाद में कई लोगों को प्री प्रेगनेंसी भी ब्लड प्रेशर रहेगा, कुछ दूसरे कारण की वजह, और उनको भी देखना पड़ेगा। और तीसरा है अभी यह है कि एपीएल बोले तो एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम बोल के कुछ महिलाएं रहती है, उनको 3-4 गर्भपात हुए सो रहते हैं। तो ऐसे गर्भपात होने की वजह में हमको ये सबसे बड़ी समस्या है एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। वैसा कुछ है क्या, वो हमको देखना पड़ेगा। उसकी हिस्ट्री अगर वैसे एबॉर्शन की है तो हम लोग उनको ये एपीएल पैनल बोल के टेस्ट बोलेंगे और कंफर्म करेंगे कि उसको एपीएल है क्या, एपीएल पॉजिटिव है क्या उसके एंटीबॉडी। अगर है तो उसको प्रेगनेंसी में अभी अगर वो पहले 3 महीने में आएगी तो हम उसको प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर नहीं आना बोले तो उसको कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। और अभी और एक बहुत ही कॉमन समस्या है, वो है शुगर आना या डायबिटीज। डायबिटीज आजकल बहुत कॉमन हो गया है, प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे महिलाएं दिखती है। और इजी वेट गेन और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो लाइफस्टाइल जो रहती है वो टेबल वर्क रहता है प्रोफेशनल लोगों को, और जो उसकी वजह से डायबिटीज ज्यादा होने की वजह से, डायबिटीज अगर प्रेगनेंसी में है तो बीपी भी आने की ज्यादा चांस रहती है। हाई बीएमआई में जैसा कि बोल दिया। और दूसरा है मल्टीपल प्रेगनेंसी, अगर ट्विन प्रेगनेंसी है जनरली या ट्रिपलेट्स, तो वो महिला को
ब्लड प्रेशर आने की बहुत रिस्क रहती है। और सिगरेट स्मोकिंग पहले नहीं था, हम जब पढ़ते थे तब सिगरेट स्मोकिंग हम कभी उसमें डालते ही नहीं थे, लेकिन आजकल की जो सोसाइटी चल रही है उसके हिसाब से अगर सिटीज में वगैरह हम देखेंगे तो सिगरेट स्मोकिंग इज वेरी कॉमन इन टुडेज गर्ल्स आल्सो, so the purposefully I have included that. This is also very high risk factor for having blood pressure in pregnancy. ये सब हम करके पेशेंट का ब्लड प्रेशर वगैरह कुछ पैरामीटर्स हम देख के हम जेस्टोसिस स्कोर बोल के निकालते हैं पहली विजिट को। अगर वो महिला हमारे पास पहले 3 महीने में आई तो वो हम पहले विजिट में जेस्टोसिस स्कोर निकालते हैं और उसके रिस्क निकालते हैं कि उसकी रिस्क कितनी आएगी। जैसे कि हम हमेशा देखते हैं कि 11 to 13 वीक्स में हम जो एंटी स्कैन करते हैं, तो आजकल पेशेंट लोगों को मालूम हो गया है एंटी स्कैन क्या है, वो आते हैं एंटी स्कैन करना है। लेकिन एंटी स्कैन में न कि केवल बच्चे को हमको देखना है डाउन्स है क्या, उसके साथ हमको देखना है कि ये महिला को, ये माता को आगे ब्लड प्रेशर आने की रिस्क है क्या। वो जो देखते हैं तो वो हम यूट्राइन आर्टरी डॉपलर बोल के वो टेस्ट करते हैं महिला की यूट्राइन आर्टरी की रेजिस्टेंस कितना है, और उसमें हम ये जो अदर उसका बीएमआई डालते हैं, उसकी हिस्ट्री डालते हैं, उसका ब्लड प्रेशर और उसका मीन आर्टेरियल प्रेशर कितना है, वो सब करके रिस्क जो रहती है वो रिस्क निकालते हैं। और रिस्क निकालने के बाद में उसको हम कुछ मेडिसिन रहते हैं वो मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद में हम देखना जरूरी है कि हाई ब्लड प्रेशर है तो क्या हो सकता है। एक तो मदर को भी रिस्क रहेगी और बेबी को भी रहेगी। जैसे मैंने बोला कि मदर के किडनी पे इफेक्ट होने वाला है, मदर के हार्ट पे लोड आने वाला है, मदर के कभी कभी ब्रेन पे इडिमा हो जाएगा, ब्रेन में सूजन आ जाएगी, वाटर रिटेंशन हो जाएगा शरीर में और उसकी वजह से उसको फिट्स आने की रिस्क रहेगी, वो भी रहेगा। और बेबी को भी फिटल क्या होगा कि बेबी को जो रहेगा अंदर तो घुटन हो जाएगी, उतना जिसको उतना ब्लड प्रेशर ब्लड सप्लाई चाहिए वो नहीं मिलेगा और उसकी ग्रोथ नहीं हो जाएगी, तो उसको कभी कभी पेट में बेबी के हार्ट बीट्स बंद होने की संभावना भी ज्यादा हो जाएगी ब्लड प्रेशर अगर है तो। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि या बहुत सारे फाइल्स पे हॉस्पिटल के लिखे हुए रहता है कि दीज आर द डेंजर सिग्नल्स। अगर इसमें से कुछ आपको लग रहा है तो आपको कुछ तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो ये तो मैंने वो डेंजर सिग्नल हम डिस्कस करेंगे। जब ब्लड प्रेशर दिखेगा तो हम पहले बोलते हैं कि लो सॉल्ट डाइट, जो एक्चुअली लो सॉल्ट डाइट जो है वो हर ब्लड प्रेशर को काम नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है बोले तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में क्या होता है, PIH आप फाइल पे पढ़ते हो, तो प्रेगनेंसी की वजह से वो ब्लड प्रेशर आया है और वो जाएगा। जैसे कि प्रेगनेंसी चली जाए, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी भी तो थोड़े दिन के बाद वो चले जाने वाला है, तो वहां जो है जब तक प्रेगनेंसी रहेगी तब तक वो ब्लड प्रेशर रहने वाला है। ऐसे कंडीशन में लो सॉल्ट डाइट इतना काम नहीं करेगा लेकिन करेगा। उसके बावजूद हम कुछ मेडिकेशंस देते हैं, कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर कम करने की जो सेफ रहेगी बेबी के लिए और माँ के लिए, वो देने पड़ेंगी। और उसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है एस्पिरिन। जब हमें लगेगा कि पेशेंट को रिस्क ज्यादा है ब्लड प्रेशर आने की, उसको इसीलिए पहले 3 महीने में रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। जब 3 महीने में आप रजिस्टर करोगे तो आपके जो रिस्क असेसमेंट आएगी उसके हिसाब से प्रिवेंशन हम कर सकेंगे। आप 8वें महीने में आएंगे ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर कम रखने के हमको दवाइयां देनी पड़ेंगी, लेकिन हम प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, जबकि हम रुका नहीं पाएंगे उसको। अगर रुकाना है तो एस्पिरिन टैबलेट देते हैं जनरली 75, और उसकी ज्यादा रिस्क आई तो हम उनको 150 मिलीग्राम। और ये एस्पिरिन की टैबलेट जो है वो रात को काम करती है हमारे शरीर में, इसीलिए कभी भी एस्पिरिन जो टैबलेट है वो रात को खाना खाने के बाद में ही लेना चाहिए प्रेगनेंसी में। और जो कंटिन्यू कर सकते हैं 36 वीक्स तक, या कुछ जरूरी है तो हम 48 आवर्स के पहले, डिलीवरी के पहले तक एस्पिरिन चालू रखना जरूरी है। उसके साथ हम कुछ मेडिसिन देते हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, लेबेटालॉल और निकार्डिया और डेपिन से मेडिसिन देते हैं ब्लड प्रेशर मेंटेन और कंट्रोल में रखने के लिए। बट लेकिन सबसे जरूरी है कि ओबेसिटी प्रिवेंशन। जब हम खाते हैं, महिला खाती है तो क्या खाती है तो उसका भी हमको ध्यान रखना पड़ता है, और ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए उसको वो देखना पड़ेगा। उसके लिए उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, सिंपल योगा एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन
उससे भी उसको बहुत फायदा होने वाला है ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखने के लिए। ये जो स्लाइड है वो बहुत ही महत्व की है, क्योंकि अगर किसी महिला को ब्लड प्रेशर है ऐसा पता चला तो उसको को वार्निंग सिम्टम्स क्या है कि वो जब उसने हॉस्पिटल को तुरंत आना जरूरी है। जैसे कि उसको सर में दर्द होने लगा, या उसको कुछ विजन में डबल डबल दो दो दिखने लगे, या क्लियर नहीं दिख रहा है विजन ऐसा लग रहा, या उसके पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा, या राइट साइड को स्पेशली ज्यादा राइट साइड को दर्द हो रहा है, या उसके हाथों पैरों पे बहुत सूजन आ गई है, तो उसको पता चलेगा कि चलो हॉस्पिटल को जाना है, ब्लड प्रेशर कुछ गड़बड़ हो रही है। और फिटल मूवमेंट्स तो हमेशा, न कि ब्लड प्रेशर की महिलाओं को, लेकिन हर एक गर्भवती महिला को देखना चाहिए कि उसकी मूवमेंट्स कितनी है, क्योंकि जैसे कि हमको आराम नहीं है तो हम लोग सो जाते हैं, वैसे ही फिटल मूवमेंट्स का है। इसलिए ब्लड प्रेशर का इफेक्ट बेबी पे हो रहा है तो बेबी का मूवमेंट्स कम हो जाएंगे, और जब आपको तुरंत हॉस्पिटल जाके देखना पड़ेगा। वो जब आपको हम अब गर्भवती महिला हॉस्पिटल में आएंगे तो हम लोग जो देखते हैं वो फॉलो अप करते हैं, और हमको जो सबसे बड़ी समस्या रहती है कि वो डिलीवरी कब करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमको ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा हो रहा है तो कभी कभी हमको माँ के लिए, माँ के लाइफ के लिए, क्योंकि कभी कभी दिखता है उसके पैरामीटर से हमको कि उसको फिट्स आ सकती है, उसकी किडनी काम नहीं करेगी, उसका लीवर फेलियर हो रहा है, तो हमको माँ के इंटरेस्ट के लिए, माँ का लाइफ सेव करने के लिए, माँ की जान बचाने के लिए तुरंत डिलीवरी करनी पड़ती है। मेरी जब पॉसिबल है तो सिजेरियन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर नॉर्मल डिलीवरी करनी पड़ेगी। कभी कभी हमको बेबी का देखना पड़ता है, माँ का सब चल रहा है अच्छा है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, लेकिन उतने ब्लड प्रेशर को बेबी का डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो रही है, तो बेबी का डॉपलर कम हो रहा है, और बेबी हमको सिग्नल दे रहा है कि मुझे अंदर घुटन हो रही है। इसीलिए जब हम डॉपलर स्कैन करते हैं तो हमको पता चलता है कि डॉपलर में कुछ गड़बड़ हो रही है और अभी हमको बेबी को निकालना जरूरी है। और कभी कभी इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ, कभी कभी हमको बैलेंस करना पड़ता है कि बहुत 32 वीक, अभी 8वें महीने में बेबी निकाल देंगे तो बेबी के बचने की उम्मीद कम हो जाएगी। अगर हम 9 मंथ्स तक रुकेंगे तो बेबी अंदर उसको अंदर डेथ हो जाएगी। तो हमको बैलेंस करना पड़ता है, इसीलिए हमको डिसीजन लेने में बहुत क्रुशियल रहना पड़ता है, क्रुशियल रोल रहता है आपके डॉक्टर का, और वो डॉक्टर को डिसीजन पावर बहुत जरूरी है कि कब डिलीवरी करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट आ जाते हैं ओपीडी में और कुछ नहीं रहता, लेकिन हमको पता चलता है कि माँ को कुछ, अभी उसका ब्लड प्रेशर 130 200 120 है, तो हमको पता है कि उसको फिट्स आने वाले हैं अनदर हाफ एन आवर में। तो कभी कभी कितनी बार होता है कि आप पेशेंट को घर में भेज देते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, वो रिलैक्स रहती है, और ऐसा ब्लड प्रेशर उसको तुरंत मैग्नीशियम सल्फेट बोल के इंजेक्शन देके उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में करते हैं, और ओपीडी में बोल देते हैं कि चलो अभी तुरंत मुझे उसको सीजरियन करना पड़ेगा क्योंकि मुझे माँ का बचाना है, उसको फीड्स नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे रहते हैं, तो कभी ऐसा होता है कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, तो हम गड़बड़ में बोलना भूल जाते हैं, तो पेशेंट को लगता है देखो हम दिखाने के लिए आए और हमको सीधा ओटी में लेके गए, लेकिन वैसा कोई डॉक्टर नहीं करेगा unless it is really indicated or unless it is very helpful for the सेविंग ऑफ द मदर्स लाइफ, वो बताना बहुत जरूरी है। अब जब ऐसी महिला लेबर में हो जाएगी जिसको ब्लड प्रेशर है तो उसको रिस्क रहती है। एक तो हम डिलीवरी के पेन्स आने के लिए कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन हर बार वो मेडिसिन सक्सेसफुल नहीं हो जाएगा, जैसा नेचुरल लेबर पेन्स रहते हैं उतना लेबर पेन्स नहीं आएंगे, और उसको अल्टीमेटली सिजेरियन करना पड़ेगा। उसको कभी कभी ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा, जैसे जैसे उसको लेबर पेन्स आएंगे वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पाएगी, उसको फीड्स आ सकते हैं। कभी कभी क्या हो जाएगा कि प्लासेंटा जो रहेगा, अंदर जो मांस रहेगा वो सेपरेट हो जाएगा और उसको ब्लीडिंग हो जाएगा और तुरंत बेबी की डेथ हो सकती है। इसका ये जो रिस्क रहती है वो हम किसी को इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब प्लासेंटा किसका सेपरेट हो जाएगा किसका नहीं हो जाएगा ये जो बोल नहीं सकते, तो इसीलिए डॉक्टर का बहुत डॉक्टर जब करते हैं ट्रीटमेंट तो बहुत रिस्क रहती है। कभी कभी क्या होता है कि उसका ब्लड इतना थिन हो जाता है ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशंस के कि उसको जो ताकत रहती है क्लॉट होने की वो चली जाती है। और जब हम ऐसा बोलते हैं कि देखो ये एक डॉक्टर का मामला नहीं है, एक डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा, उसको एक इंस्टीट्यूट में लेके जाना पड़ेगा कि जहां उसको आईसीयू केयर मिलेगी। तो कुछ हमारी मजबूरी रहती है, जब हम ऐसा नहीं रहता कि पेशेंट को हम ऐसा ही छोड़ दिए आइन टाइम पे भेज दिए, वो गलत है। आइन टाइम पे कोई डॉक्टर ऐसा भेजता नहीं है। जब उसको डॉक्टर टीम की जरूरत रहती है पेशेंट के सेफ्टी के लिए उसको शिफ्ट करना बहुत जरूरी रहता है। ये हर पेशेंट ने
या उसके रिलेटिव्स ने याद में रखना चाहिए। और दूसरा, ये तो माँ का हो गया, और बेबी का भी रिस्क हो सकता है। जब बेबी को ऐसे माँ को हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर है और उसको डिलीवरी पेन स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसका बेबी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो कभी कभी उसका बेबी बर्दाश्त नहीं कर पाया तो क्या हो जाएगा, उसका हार्ट बीट कम ज्यादा हो गया, कभी कभी हार्ट बीट बंद भी पड़ जाता है। तो ये जो रिस्क रहेगी वो नॉर्मल पेशेंट से ज्यादा, हाइपर जो महिलाओं को हाइपरटेंशन है या ब्लड प्रेशर है उनको ज्यादा रहने वाली है। और ये प्लेटफॉर्म से हमारी जो डिफिकल्टी रहती है एक ब्लड प्रेशर वाली महिला को, गर्भवती महिला को डिलीवर करने में, वो आपको बताना मैं चाहती थी ये प्लेटफॉर्म से। और आई एम वेरी thankful for Jacksonville people because this is very much needed to for the public awareness. और दूसरा है ये डिलीवरी होने के बाद में, चलो माँ की डिलीवरी हो गई, सब लोग पीछे और 10-12 लोग आ जाते हैं उसको मिलने के लिए, बेबी को देखते, माँ को देखते, बहुत शोर मचाते हैं, इतने सारे रिलेटिव्स आ जाते हैं। पर अब जब माँ को बहुत शांति की जरूरत रहेगी, उसका ब्लड प्रेशर पहले से ही ज्यादा है और उसके बाजू में ये सब अगर हल्ला बिल्ला उसको सुनने को आया तो कभी कभी उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होके उसको फिट्स आ सकते हैं। तो इतना नहीं कि अब चलो डिलीवरी हो गई मामला खत्म, ऐसा नहीं रहेगा। डिलीवरी होने के बाद में भी हमको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। जैसे कि सपोज उसका सीजरियन हो गया और ब्लड प्रेशर के पेशेंट को सीजरियन होने के बाद में हाथ पैर हिलाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं हो गया तो उसको जो है वो जो खून रहेगा उसकी छोटी छोटी गुठलियां होके वो ब्रेन में चली जा सकती है या ब्रेन लंग्स में चली जा सकती है। इसके लिए उसका अर्ली एम्बुलेशन बोलते हैं इसका, यानी कि हाथ पैर हिलाना बहुत जरूरी है। उसके साथ उसको अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसके जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे ब्रेन से, यानी कि ऑक्सीटोसिन और डोपामिन, दोस हार्मोन्स आर कॉल्ड हैप्पी हार्मोन्स और दे विल मेक दैट मदर हैप्पी। तो उसको जो बॉन्डिंग हो जाएगी बेबी के साथ उससे भी उसको फायदा होने वाला है ब्लड प्रेशर नॉर्मल कराने के लिए। तो दूसरा है कि प्रॉपर हाइड्रेशन। डिलीवरी होने के बाद में उसको कुछ देखते नहीं, ज्यादा पानी वगैरह नहीं देते, पेट रहेगा पेट बढ़ जाएगा बोल के पानी देते हैं। नॉर्मल डिलीवरी अगर हो गई है तो उसको 2 से 3 लीटर पानी पिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हाइड्रेशन अच्छा नहीं हो गया तो उसको ये जैसा मैंने बोला कि बस थ्रोम्बोसिस बोला है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो बोला है, गुठलियां खून की होके ज्यादा रिस्क हो सकती है। और ये न कि ब्लड प्रेशर महिला को, लेकिन हर महिला को जो डिलीवरी हो जाती है उसको जरूरी है, लेकिन ब्लड प्रेशर वाली महिला को तो ज्यादा उसका ख्याल रखना पड़ेगा। मदर को ज्यादा रेस्ट देना बहुत जरूरी है, विजिटर्स को रेस्ट्रिक्ट करना बहुत जरूरी है, और उसके साथ में जो डॉक्टर आपको डाइट बोलेंगे और उसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया जब हॉस्पिटल में है। वो जब वो घर जाएगी ये महिला, तो घर जाने के बाद में तो और ज्यादा है। जबकि डॉक्टर ने डिस्चार्ज दिया तो सब चले हो गया, हमारी नॉर्मल जिंदगी शुरू, ऐसा नहीं है। अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी में भी ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और बाकी की कुछ यूरिन में एल्ब्यूमिन वगैरह है, तो भी ये महिला को घर जाने के बाद में ब्लड प्रेशर के फिट्स आ सकते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। घर जाने के बाद ब्लड प्रेशर के फिट्स आए तो बहुत रिस्क रहता है। इसीलिए सपोज हमने ब्लड प्रेशर वाली महिला को डिलीवरी के बाद में घर में डिस्चार्ज कर दिया, उसका मामूली ब्लड प्रेशर अगर 130-90 वगैरह है तो घर भी भेजते हैं, तब उसको रेगुलर चेकअप करना जरूरी है। और हमारे पास तो ऐसे घर आके आशा वर्कर्स वगैरह या सिस्टर लोग तो बहुत अच्छे तरह के ऐसे घर का आते देखते हैं, और वो देखना जरूरी है। और आजकल ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स भी मिलते हैं, वो देखना जरूरी है। अगर आपका ब्लड प्रेशर घर जाने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो डॉक्टर को आके मिलना जरूरी है। जैसे कि प्रेगनेंसी में ये सिम्टम्स, प्रेगनेंसी में हमको देखना है कि आपको सिर दर्द है क्या, विजन दिखने में दो दिख रहे हैं क्या, ब्लड विजन दिख रहा है क्या, या पेट में दर्द हो रहा है क्या, या हाथ पैरों में सूजन ज्यादा बढ़ रही है, तो भी आपको डिलीवरी के बाद में भी ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। उससे उसको जान को खतरा हो सकता है, ये जानना जरूरी है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि घर जाने के बाद में ये प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। घर जाने के बाद में भी उसको स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, या ऑर्गन डैमेज बोले तो किडनी फेलियर हो सकता है, या कि डेथ तक, एक्लाम्शिया बोलते फिट्स आपके डेथ तक हो सकता है। जब आपको लगता है कि देखो डॉक्टर ने हमको जल्दी भेज दिया और डॉक्टर पे आपको शक करना शक लग सकता है, लेकिन वैसा नहीं रहता है। आपको भी उतना ही केयरफुल रहना पड़ेगा अगर किसी महिला को ब्लड प्रेशर आया है प्रेगनेंसी में। तो इतना ही मेरी
ये थी कि मैं ये बोलना चाहती कि प्रेगनेंसी इज लाइक ए जर्नी, यू नो, कि जब हम एक सफर पे जाते हैं, प्रेगनेंसी में एक सफर है, और जब हम सफर पे जाते हैं तो क्या करते हैं, हम सब तैयारी करते हैं, पहले वो लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, ये मेडिसिन है, ये कपड़े हैं, ये है, वो बैग भरते हैं अच्छी तरीके से, और सब देखते हैं कि हमारी जो सफर है, वो हमारा जो डेस्टिनेशन है, वो हम अच्छा सेफली जा पाएंगे। तो वैसे ही प्रेगनेंसी की जर्नी है, और इसके लिए हमको प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अगर हमको ऐसे घर में, जैसे मैंने रिस्क फैक्टर्स बताए, वैसे कुछ रिस्क फैक्टर्स है, तो हमको प्रेगनेंसी के प्लान के पहले हमको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, डाइट करके या वेट रिडक्शन करके हमको फिट रहना जरूरी है। और डॉक्टर को प्री प्रेगनेंसी के लिए जाके कि सब चेक करके कि पूछना चाहिए कि डॉक्टर कैन बी प्लान प्रेगनेंसी नाउ, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प पीपल to reduce the incidence or to see the decreasing incidence of high blood pressure or hypertension diseases in pregnancy. तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सबको कि मुझे ये एक कितने बार हमारे बिजी ओपीडी में ये सब बात हम नहीं कर पाते हैं, तो इस बहाने में आज आपसे आप तक पहुंच पाई, ये मुझे बहुत खुशी है। और अब हम मेरे साथ डॉक्टर आनंद है, तो आनंद जो है वो जनरल पब्लिक में हाइपरटेंशन कैसा देखा जाता है, जब वो लोग भी पेशेंट देखते तो उनको लगा कि अरे ये बात जरूरी है, लेकिन पेशेंट उनको ध्यान नहीं देते हैं, तो वो कौन सी बात है वो हम उनसे सुनेंगे। मैं डॉक्टर आनंद को इंट्रोड्यूस करूंगी आपको कि डॉक्टर आनंद कटगेरी, उनका जो एमबीबीएस हुआ है मैसूर मेडिकल कॉलेज में, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद में उनका जनरल मेडिसिन में एमडी हुआ है, वो भी विजयनगर इंस्टीट्यूट बेलारी में हुआ है। गवर्नमेंट सीट है, गवर्नमेंट सीट इज नॉट इजी, यू आर नो, तो गवर्नमेंट सीट के स्टूडेंट्स बहुत ब्राइट रहते हैं, और ही हैज प्रूव्ड हिज एक्सीलेंस। और उनका डीएम जो कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन हुआ है, वो दिल्ली की बहुत ही मशहूर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है, वहां से उन्होंने डीएम डिग्री पाई है। और यहाँ आज वो गुलबर्गा में जयदेव इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी बोल के अपनी सेवा दे रहे हैं। और फॉर्चुनेटली देवता हॉस्पिटल में भी 6 to 8 उनकी सेवा उपलब्ध रहती है कार्डियक पेशेंट्स के लिए या हाइपरटेंशन पेशेंट्स के लिए। तो ओवर टू यू डॉक्टर आनंद। Good evening, everybody. My name is Dr. Anand Katigeri. I'm a cardiologist. So, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು I think I can talk in Kannada and Hindi both, madam. Madam, unmute. You're not. Many people are from outside state also. Okay. तो थोड़ा हिंदी थोड़ा कन्नड़ हिंदी में. Okay, मैम. तो मैंने आज मैं हाइपरटेंशन के बारे में बताऊंगा. Really basic. बेसिक हाइपरटेंशन के बारे में बताऊंगा. This talk is mainly directed to general public, not to the doctors. Okay. So high hypertension is important. So before going to hypertension, hypertension के बारे में बात करने से पहले हम कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस के बारे में बात करेंगे. कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस इसका मतलब क्या होता है? जो बीमारियां दिल और दिल के जो नाड़ी रहते हैं, दिल के नाड़ी या कोई भी नाड़ी, अपने बॉडी में कोई भी नाड़ी रहता है, तो उसके रिलेटेड जो डिसीज रहते हैं, जो बीमारी रहते हैं, उन सबको मिला के हम उनको कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस बोलते हैं. तो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द जो ऑलमोस्ट 30% ऑफ द जो डेथ्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस. मतलब जो 3 लोग अगर इस दुनिया में किसी कारण से अगर उनकी मौत होती है, तो उसमें डेफिनेटली 1 पर्सन जो एक आदमी जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस से वो मरता है. तो इट इज ये बीमारियां जो है मतलब वन ऑफ द टॉप कॉजेस ऑफ जो मॉर्टेलिटी है, जो पूरी दुनिया में सबसे टॉप में आते हैं, ये जिसकी वजह से आदमी मरता है. ये पूरी दुनिया की बात है. इंडिया में क्या हाल है? इंडिया में आप देखें तो अगर आप 70 ईयर से जो कम उम्र के जो लोग होते हैं, आप उनको देखते हैं तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द डेथ्स, जो 50% जो लोग मरते हैं 70 ईयर्स के पहले, वो सब इनके वजह से होता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज.
तो आप जान सकते हैं कि ये कितनी बड़ी मतलब ये बीमारी है। ये एक बीमारी नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियों के जो एक कॉमन टर्म है। क्या क्या आते हैं? कार्डियोवैस्कुलर डिसीज मतलब ये हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक मतलब जनरल पब्लिक में बात करेंगे पैरालिसिस हो सकता है। पैरालिसिस मतलब वो क्लॉट की वजह से भी हो सकता है या ब्रेन में ब्लीडिंग की वजह से भी हो सकता है। फिर किडनी फेलियर के भी हो सकता है। किडनी फेलियर जो जो किडनी के नाड़ी हैं उनके जो छोटे होने के कारण जो होते हैं वो भी इनमें इंक्लूड होता है। और पूरे बॉडी में कोई भी नाड़ी है, अगर देखो तो पैर की नाड़ी है, उनके पैर के नाड़ी में अगर ब्लॉकेज हो गया तो पैर में क्या होगा, आगे चल के गैंग्रीन हो जाएगा, उससे क्या सेप्सिस हो जाएगा, उससे भी मौत हो सकती है। तो ये सारी जो बीमारियां हैं, नहीं तो हार्ट फेल हो सकता है, ये सारी जो बीमारियां हैं उनको हम एक ही टर्म में क्लब करके बताते हैं कि वो कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। तो पूरी दुनिया में 70 इयर्स के नीचे जो लोग मरते हैं उसमें 23% जो लोग मरते हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज की वजह से मरते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में क्या हाल है कि 50% ऑफ ऑल द डेथ्स वो आधा से आधा लोग 70 इयर्स के नीचे जो मरते हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के मरते हैं। मतलब ये जो चेंज है, पहले दुनिया में इंडिया में क्या था, जो इंडिपेंडेंस आया उसके बाद हमारे मोर्टेलिटी क्यों था कि इन्फेक्शियस डिसीजेस, मतलब इन्फेक्शन की वजह से उससे लोग मरते थे, माल न्यूट्रिशन की वजह से लोग मरते थे, न्यूट्रिशन कम होने की वजह से लोग मरते थे। उस टाइम पे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ये हार्ट अटैक, इनसे लोग नहीं मरते थे, पहले इन बीमारियों से मरते थे। जैसे हमारा इंडिया डेवलप होता गया तो जो इन्फेक्शन डिसीजेस वगैरह जो है उनसे डेथ कम हो गई। लेकिन अब क्या हुआ है, अपने लाइफस्टाइल की वजह से तो जो मेजॉरिटी ऑफ डेथ्स आजकल हो रहे हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज की वजह से हो रहा है। और एक पिक्युलर एस्पेक्ट है कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस हमारे कंट्री में और बाहर की कंट्री में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली वी आर कर्स्ड, हमको एक शाप है शायद है कि हम जेनेटिकली वी आर प्रीडिस्पोज्ड, कि हमारे जेनेटिक्स में ऐसा है कि वी आर वेरी प्रोन टू ऑल दिस डिसीजेस। मतलब ये बाहर की कंट्री में 10 साल और आगे आता है। देखो अगर ये डिसीजेस जो होते हैं ये ओल्ड एज के डिसीजेस है, अगर 60, 55, 60 के ऊपर के डिसीज इनको बोलते हैं। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है आजकल 45, 50 ईयर से ये लोग इनसे अफेक्ट हो रहे हैं। तो इंडिया में क्या होता है, जो मेडिकल टर्म में बोलते हैं 1 डिकेड अर्ली, मतलब 10 साल पहले हमारे पास ये क्या आ रहा है, ये सारे डिसीजेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत जल्दी हमारे यहाँ पे हो जाता है, और एक बार हो गया तो बहुत रैपिडली प्रोग्रेस करता है, बहुत जोर जोर से बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि 10 साल 20 साल हो गए अब आदमी फिर भी ठीक है, बीपी है उसको 20 साल हो गए कुछ नहीं हुआ उसको, ऐसा नहीं है। अगर बीपी स्टार्ट हो गया या शुगर स्टार्ट हो गया, हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, अगर ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्या हो रहा है, विद इन 5-10 ईयर्स में क्या हो रहा है, उनको एंड स्टेज में हम देख रहे हैं। जो अर्ली स्टार्ट होता है और उनका प्रोग्रेशन भी बहुत फास्ट हो रहा है हमारे। और एक बार प्रोग्रेशन हो गया तो हमारे क्या है, जो फैटेलिटी रेट बोलते हैं, जो मतलब उनसे जो मौत होती है वो भी हमारा बहुत हाई रेट है, क्योंकि इंडिया स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, उतना फैसिलिटीज अभी भी मतलब रूरल पार्ट में वगैरह नहीं है, तो ट्रीटमेंट इतने जल्दी नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या हो रहा है, उनके वजह से लोग मर भी ज्यादा रहे हैं। तो दीज आर द पिक्युलर एस्पेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। तो ये हुई बात कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के बारे में। हम हाइपरटेंशन के बारे में अगर बात करें तो इंडिया में डायरेक्टली जो हाइपरटेंशन की वजह से लोग मर रहे हैं वो अराउंड 15 से 20 लाख तक जो लोग हैं एवरी ईयर, वो हाइपरटेंशन की वजह से, जो डायरेक्टली हाइपरटेंशन की वजह से मर रहे हैं। मतलब these are very high numbers। और कितने लोग हाइपरटेंशन है इंडिया में? एक एम्स में स्टडी हुआ था 2019 में, तो उन्होंने मतलब इन जनरल पूरे ऑल ओवर इंडिया में कुछ सेंटर में बीपी चेक किए एक ही दिन में, तो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया। तो डाटा में क्या आया कि ऑलमोस्ट 1 in every 3 इंडियंस आर अफेक्टेड, मतलब 3 लोग में एक बंदा, मतलब 33%। अब 3 लोग अडल्ट लोगों को चुन लिए तो उसमें एक बंदा क्या रहेगा, उसको हाई बीपी रहेगा। तो इतना कॉमन डिसीज है। और क्या प्रॉब्लम है, अगर आप ओनली 60 ईयर्स के अबव लोगों को चुन गए तो उसमें क्या होगा, ऑलमोस्ट मोर देन 60% जो लोग हैं वो हाइपरटेंशन की वजह से वो अफेक्टेड रहते हैं। लेकिन क्या इसकी इतना कॉमन है डिसीज, लेकिन अवेयरनेस है इसमें? नहीं। उन्होंने भी स्टडी किया था कि कितना अवेयरनेस है हाइपरटेंशन के बारे में इंडिया में। उन्होंने जो किया था उसमें आया कि अगर 100 लोगों को हाइपरटेंशन है तो उसमें खाली 50 लोगों को पता रहता है कि उनको बीपी है,
और बीपी के बारे में वो जानते हैं। बाकी 50 लोगों को क्या रहता है, उनको पता भी नहीं रहता उनको बीपी है, और बीपी क्या है, उससे क्या अफेक्ट हो सकता है, वो कुछ भी उनको मालूम नहीं है। सो दिस इज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। वहाँ पे अगर आप यूएसए की बात करें, कनाडा की बात करें, तो ऑलमोस्ट 80% जो लोग हैं उनको पता होता है कि हाँ बीपी बीमारी है और इनको हमें ट्रीटमेंट लेना है। इंडिया में क्या है, वो अवेयरनेस ही बहुत कम है। और जिनको जो अवेयरनेस है, जो ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले रहे हैं, उनमें क्या होगा, कितने लोगों में बीपी कंट्रोल रहता है, ओनली 40% जो पीपल में लोग में क्या होता है, बीपी कंट्रोल रहता है। बाकी 60% में टैबलेट ले रहे हैं लेकिन उनका बीपी क्या होता है, कंट्रोल नहीं रहता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। अवेयरनेस भी कम है, जिसमें अवेयरनेस है जो टैबलेट ले रहे हैं और उसमें भी बीपी क्या है, कंट्रोल नहीं है। दिस इज एक्चुअली अ ग्लोबल प्रॉब्लम। इवन ऑल ओवर, इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज आल्सो पीपल आर अंडर ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरटेंशन। जो बीपी के टैबलेट जो लेने के बाद जो बीपी रहने चाहिए वो बहुत कम लोगों में रहता है। दिस इज प्रॉब्लम ऑफ इवन डेवलप्ड कंट्रीज। और हमारे मतलब कंट्री में तो वो बात मतलब अलग ही है। बहुत कम लोगों में क्या होता है, बीपी टैबलेट लेने के बावजूद भी क्या होता है, बीपी कंट्रोल में नहीं रहता है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू बोथ डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। मतलब इसमें कोई खाली पेशेंट का वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ये डॉक्टर्स का भी प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, मतलब बीपी को अंडर ट्रीट करते हैं। जो गोल अचीव रहने चाहिए वो गोल तक मतलब वो बीपी कंट्रोल का वो उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो इट्स अ डबल एज वर्ड। आप देख सकते हैं इधर जो स्टडी किया था उन्होंने, उसमें क्या आया है, ऑलमोस्ट अगर आप देखें जो 20 to 44 ईयर्स जो बीच के जो लोग हैं, उसमें क्या है, ऑलमोस्ट 25% तक जो लोग हैं वो बीपी कैटेगरी में आते हैं, हाई बीपी कैटेगरी में। मतलब इतनी जल्दी आता है हमारे यहाँ पे बीपी। जो 44 के नीचे है लोग, उनमें ऑलरेडी 25% लोगों को क्या होता है, बीपी स्टार्ट हुआ होगा। उनको शायद इनमें लोगों को पता भी नहीं होता कि हमें बीपी आ सकता है इस उम्र में। लेकिन ऑलमोस्ट 25% जो 1 in 4 जो है वो बीपी से अफेक्टेड रहते हैं। और आप देख सकते हैं जैसे एज अपना एज बढ़ता जाएगा और बीपी भी अपनी बढ़ता जाएगा। तो आप देखते हैं कि 55 के ऊपर जो लोग हैं, 55 ईयर्स, उसमें ऑलमोस्ट 50% लोग जो लोग हैं वो बीपी से अफेक्टेड रहते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। बीपी मतलब मेजर कैसे करना है, ये बहुत एक कॉमन मिस्टेक रहता है लोगों में। बीपी कैसे मेजर, दिस इज द स्टैंडर्डाइज्ड जो प्रोटोकॉल है बीपी मेजर करने में। दिस शुड बी फॉलोड। अगर आप घर में चेक कर रहे हो या ऑफिस में चेक कर रहे हो, मतलब हॉस्पिटल में, ये इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। मतलब आप एक चेयर पे बैठिए या स्टूल पे बैठिए, आपका बैक जो है अपराइट है और इट शुड बी सपोर्टेड। चेयर की जो सीटिंग रहती है उसको मतलब बैक आपका सपोर्टेड रहनी चाहिए। उससे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, आधे घंटे से पहले, बीपी चेक करने के आधे घंटे से पहले, नो स्मोकिंग, नो कॉफी एंड नो एक्सरसाइज एंड नो हेवी मील्स। आधे घंटे से पहले बीपी चेक करने से आधे घंटे से पहले आपको सिगरेट नहीं पीना है, कॉफी नहीं पीना है, एक्सरसाइज नहीं करना है और एक हेवी मील भी नहीं करना, मतलब पेट भर के खाना भी नहीं खाना है। तो दीज आर द प्रीरिक्विजिट कंडीशंस आपको बीपी चेक करने से पहले। और बीपी रूम कैसे रहना चाहिए, आइडियली क्वाइट रूम रहनी चाहिए विद कंफर्टेबल टेम्परेचर। मतलब ज्यादा ठंड भी नहीं रहनी चाहिए, ज्यादा गर्मी भी नहीं रहनी चाहिए। इतने क्वाइट रूम में आपको बीपी मेजर करना जरूरी है। और एम्प्टी द ब्लैडर, बीपी मेजर करने से पहले आपको पेशाब करके, आपको ब्लैडर एम्प्टी करके फिर आपको बीपी चेक करना है। और ये सब होने के बाद क्या करना है, आपको 3 to 5 मिनट्स आप एक ही पोजीशन में रिलैक्स विदाउट टॉकिंग, आपको मतलब बिना बात किए आपको बैठना है चेयर पे, बात भी नहीं करना है। बहुत से लोग करते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, बीपी चेक कर रहे होते हैं, पेशेंट बात करता रहता है, डॉक्टर चेक करता है, पेशेंट बात करते रहते हैं। कभी भी आपको बीपी चेक करने के टाइम पे बात नहीं करना है, आपको चुपचाप बैठना होगा, अगर नहीं तो बीपी गलत रिकॉर्डिंग हो जाएगा। और जब भी बीपी मेजर करोगे तो 2 से 3 बार आपको बीपी मेजर करना होता है। मतलब ये तो मतलब बिजी ओपीडी में फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप घर में चेक कर रहे हैं तो 2 से 3 बार आपको बीपी चेक करना पड़ेगा 1 to 2 मिनट्स के इंटरवल में, ये जरूरी है। फिर आपको क्या करना होगा, उससे मीन निकालना होगा। जो आप 3 रीडिंग कर रहे हैं तो पहला रीडिंग आपको छोड़ना है, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग को लेना है, उन दोनों के आपको मीन निकालना है, मतलब उनको दोनों को ऐड करना है, फिर आपको 2 से डिवाइड करना है। जो आपके बीपी आता है तो आपका वो एवरेज बीपी तब आएगा। सो दिस इज द आइडियल प्रिपरेशन फॉर बीपी चेकअप।
फिर आप घर में बीपी मेजर कर रहे हैं तो क्या करना है, कफ को ऐसे हाथ में बांधते हैं आप, तो ये कफ जो है ये हार्ट के लेवल पे रहनी चाहिए, नीचे रहना है नहीं रहना है, ऊपर नहीं रहना है, जहाँ पे आपका दिल इधर रहता है तो ये कफ जो है आपको ये दिल के मतलब उसके लेवल पे होना जरूरी है कफ। फिर क्या है बीपी मशीन, मैं बीपी मशीन के बाद में बाद में बात करता हूँ। अगर आप घर में मेजर कर रहे हैं और आपके पैर जो है क्रिस क्रॉस नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना है, पैर को स्ट्रेट रखना है और पैर को लेग को क्रॉस नहीं करना है, सीधा रखना है पैर को और कंफर्टेबली आपको बैठना है। इसके बाद ही जो आपका बीपी रीडिंग आएगा वो आपका सही बीपी रहेगा, नहीं तो जो भी आप बीपी मेजर करेंगे घर में बाकी जैसे भी तरीके से आप बीपी मेजर करेंगे वो आपका रीडिंग गलत है। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। फिर आपको एक बार आप बीपी मेजर किए तो आपके रिकॉर्डिंग जो है उसमें ये देखिए आपका बीपी कुछ रीडिंग आया तो उसमें आप इसमें डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपका बीपी 120 ऊपर जो मैडम ने बताया सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक बीपी 120 से नीचे है और डायस्टोलिक बीपी 80 से नीचे है तो आपका बीपी है दिस इज ऑप्टिमल, ये लग्जरी है, मतलब आपका बीपी इतना है तो दिस इज यू आर रियली अ ब्लेस्ड गाय, इतना बीपी है तो आपका ओके, दिस इज अ लग्जरी आफ्टर 40 इयर्स। लेकिन नॉर्मल बीपी क्या होता है 122, 129, 82, 84, दिस इज एक्चुअली ये जो हमने लिया है ये यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के गाइडलाइंस है 2018 के, मतलब दिस इज अ लेटेस्ट वन। तो इसको नॉर्मल बोलेंगे हम, 129 से नीचे सिस्टोलिक और 84 से नीचे डायस्टोलिक। अब ये है तो आपका क्या होगा, आपका बीपी ये नॉर्मल रेंज में है। जब भी आपका बीपी 130 क्रॉस करेगा और 139, 140 के नीचे है तो आपको बोलेंगे ये आपका बीपी हाई नॉर्मल रेंज में है, मतलब आप प्री हाइपरटेंशन है, आपको बीपी कभी भी आ सकता है। और डायस्टोलिक बीपी 85 टू 89 इसको बोलेंगे हम हाई नॉर्मल। आपको बीपी है वो कब बोलेंगे आप हम कि आपका बीपी 140 सिस्टोलिक क्रॉस करेगा और डायस्टोलिक 90 क्रॉस करेगा, आपको फिर तब बोलेंगे आपको है ग्रेड 1 हाइपरटेंशन। तो जनरल पब्लिक इतना याद रखना है आपको कि आपकी बीपी 140 और 90 क्रॉस किए तो आपको बीपी है, 130 के ऊपर है और 140 के बीच है तो आपको यू आर इन अ डेंजर जोन, आपको हाई नॉर्मल बीपी है। मतलब ये सब कुछ आप हमें ये डिवाइड क्यों करना है, इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्यों करना है, ये हर साल आप ये बदलता रहेगा। मैडम ने जो बताया वो ACCHI का गाइडलाइंस था 2017 का, फिर उन्होंने फिर अपडेट किया, तो ये मतलब ऑलमोस्ट एवरी सेकंड एंड थर्ड ईयर बीपी का गाइडलाइन जो है मतलब चेंज होता रहेगा। मतलब हमारे पास जो एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस है कि उसके अकॉर्डिंग मतलब एवरी सेकंड थर्ड ईयर क्या होता है बीपी के गाइडलाइन चेंज होता रहेगा। लेकिन ये कभी चेंज नहीं हुआ है, 140 और 190 जो इसके ऊपर है वो हाइपरटेंशन है, ये अभी तक चेंज नहीं हुआ है। चेंज जो हुआ है ये हाई नॉर्मल जो रेंज है ये चेंज हुआ है, लेकिन बीपी का डेफिनेशन अभी तक कभी चेंज नहीं हुआ, वो 140, 90 ही है। फिर आपको क्यों करना है ये, नेक्स्ट अगर आप घर में बीपी मेजर कर रहे हैं, दिस इज HBPM, दिस इज होम बीपी मॉनिटरिंग, HBPM। अगर आप घर में बीपी मेजर कर रहे हैं तो आपका रीडिंग होनी चाहिए लेस देन 135/85, तब भी आपके बीपी नॉर्मल है। जब घर में आप मेजर कर रहे हैं बीपी आपका 140, 90 है तो वो हाइपरटेंशन है। इवन आपका बीपी 136, 138 है और 86, 88 है नीचे का, आपको नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं बीपी नहीं है, नहीं, आप घर में मेजर कर रहे हैं इसलिए आपका बीपी हॉस्पिटल से जो मेजर करते हैं उससे कम होनी चाहिए। तो वो कट ऑफ क्या है घर में बीपी मेजर करने के लिए, 135 और 85 कट ऑफ है, नॉट 140, 90। अगर आप 24 आवर का एवरेज निकाले तो पूरा दिन का एवरेज निकाले तो क्या होनी चाहिए, 130, 80 आपको कट ऑफ रहनी चाहिए। आपको पब्लिक के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डॉक्टर्स के लिए है। तो हम इतने ही सोचेंगे पहले कि आपका बीपी अगर हॉस्पिटल में मेजर कर रहे हैं वो 140 के ऊपर है, 90 के ऊपर है तो आपको बीपी है। अगर आप घर में मेजर कर रहे हैं आपकी बीपी 135 और 85 के ऊपर है तो आपको बीपी है। और दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि व्हाइट कोट हाइपरटेंशन और मास्क्ड हाइपरटेंशन। मतलब ये क्या हो सकता है, आपको क्यों जानना है। अगर आपके बीपी हॉस्पिटल में मेजर करे तो 150 और 100 आ रहा है शायद, लेकिन आपको घर में मेजर किया तो आपका बीपी आ रहा है 130, 80, तो इसको हम बोलेंगे व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। मतलब हॉस्पिटल में आएंगे, थोड़ा स्ट्रेस में रहेंगे, आपको
थोड़ा सिंपैथेटिक का जो एक्टिविटी आपका रहेगा तो ज्यादा रहेगा, तो आपका बीपी क्या है, थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है। लेकिन आप घर में जाएंगे, रिलैक्स रहेंगे, आपका बीपी दिखा रहा है 130/80, तो हम उसको क्या बोलेंगे, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। मतलब आप हॉस्पिटल में आए इसलिए आपका बीपी बढ़ रहा है, मतलब व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। कि मेनी ऑफ द व्हाइट कोट हाइपरटेंशन जो लोग रहते हैं वो इवेंचुअली क्या होगा, उनको बीपी आ जाएगा कुछ साल में। दिस इज नॉट नॉर्मल। लेकिन उनको ट्रीटमेंट मतलब उसको टैबलेट देने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो उनको करना पड़ेगा, अनलेस अदरवाइज और कुछ भी है हमारे पास की एविडेंस है, उनको कुछ किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, और उनको विजन में प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं टैबलेट से। लेकिन कुछ भी नहीं है, खाली मतलब हॉस्पिटल में आने के बाद बीपी ज्यादा हो रहा है तो उनको हम ट्रीटमेंट मतलब टैबलेट से देने की जरूरत नहीं है। और दूसरा है मास्क्ड हाइपरटेंशन। ये क्या होता है? मास्क्ड हाइपरटेंशन मतलब आपका बीपी मेजर आपका हॉस्पिटल में डॉक्टर किया, चेक किया तो आपका 130/80 आया, लेकिन आप घर में चेक किया तो आपका आ रहा है 140/90, 150/100 आ रहा है घर में। तो ये क्या होगा, हाइपरटेंशन आपका डायग्नोसिस मिस हो रहा है। इसका मतलब है आपका हाइपरटेंशन जो है वो मास्क हो रहा है, हॉस्पिटल में आपका नॉर्मल आ रहा है। ये बहुत कम है लेकिन ये रहेगा। जो भी 10% के हाइपरटेंशन लोगों में क्या रहेगा, उनके हॉस्पिटल रिकॉर्डिंग जो रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन उनको क्या होगा, किडनी के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। हार्ट में भी क्या, हार्ट मोटा हो जाएगा, उनका हार्ट भी वीक होता चला जाएगा। लेकिन हॉस्पिटल मेजर किया तो नॉर्मल है, घर में मेजर किया तो वो ज्यादा आ रहा है, इसको हम बोलेंगे मास्क्ड हाइपरटेंशन। ये दोनों भी नॉर्मल नहीं है। इन दोनों के जैसे लोग हैं उनको होशियार से रहना है कि उनको बीपी कभी भी आ सकता है। और स्टडीज जो प्रूव भी किया है कि ऐसे लोगों को मतलब लॉन्ग टर्म में जो है वो नॉर्मल उनका वो नहीं है, इफेक्ट्स नहीं है उनके। लॉन्ग टर्म में क्या है, उनका भी बैड इफेक्ट्स है। अगर आपने बीपी मेजर किया ठीक तरीके से तो आपको आगे क्या करना होगा। अगर आपका बीपी 120/80 के नीचे है, मतलब मैंने जो बोला कि लग्जरी है, 120/80 के नीचे है तो आपको एवरी 5 ईयर्स आपको बीपी मेजर करना है, एवरी 5 ईयर्स। उससे पहले भी आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मतलब ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस है। मतलब हमारे इंडिया में कहीं भी कोई भी आके कार्डियोलॉजिस्ट मिल सकता है, जो वेस्टर्न पॉपुलेशन में ऐसा अलाउड नहीं है। आप यू कैनॉट डायरेक्टली गो टू कार्डियोलॉजिस्ट एंड मीट, मतलब यू कैनॉट डायरेक्टली मीट एनी स्पेशलिस्ट फॉर दैट मैटर। उनको मतलब वहाँ पे एमबीबीएस के लोगों को जाना है, फिर एमडी के लोगों को जाना है, फिर वो कार्डियोलॉजिस्ट रेफर करेंगे। मतलब ये वहाँ की गाइडलाइंस है। लेकिन हमें मतलब इतना याद रखना है, 120/80 के नीचे है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, आपको बीपी अभी इतनी जल्दी नहीं आएगी। अगर आपका बीपी 120-129 के रेंज में है और 80-84 के रेंज में है, आपको एवरी 3 ईयर्स 3 साल में एक बार आपको बीपी चेक करना जरूरी है। अगर आपका बीपी 130-139 मतलब 85-89 आप हाई नॉर्मल रेंज में है तो आपको एटलीस्ट एनुअली, मैं बोलता हूँ एवरी 6 मंथ्स आपको बीपी मेजर करना है। और उससे पहले क्या करना होगा, तो घर में आपको बीपी मेजर करना जरूरी है। ये हॉस्पिटल रीडिंग है, जो भी ये दिखा रहा है बीपी के जो भी रीडिंग है, बीपी के जो भी टारगेट्स होते हैं, दे आर ऑल हॉस्पिटल रिकॉर्डिंग्स, दे आर नॉट होम रिकॉर्डिंग्स। तो आपको एक बार क्या करना है, घर में जाके आपको बीपी रेगुलरली मेजर करना होगा इफ यू आर इन अ हाई नॉर्मल रेंज। क्योंकि आपको घर में जाके क्या हो सकता है, आपका बीपी ज्यादा दिखा सकता है। तो इन केस अगर है तो ये नॉर्मल नहीं है। अगर यहाँ पे है तो आपको डेफिनेटली आपको लाइफस्टाइल चेंजेस शुरू करने ही पड़ेंगे। यू कैन नॉट वेट फॉर इट टू फुल्ली ब्लोन अप। अगर 140-90 के ऊपर है तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, आप डायरेक्टली है, आप हाइपरटेंशन, आपको बीपी है, फिर उसको क्या करना है, उसके बाद आपको रेगुलरली बीपी चेक करना होगा कंफर्म करने के लिए। ये आप हाइपरटेंशन तो है, लेकिन ये रियली हाइपरटेंशन है कि नहीं है कंफर्म करने के लिए एटलीस्ट 2-3 रीडिंग्स आपको देखना होगा। ये खाली एक रीडिंग से आपको मतलब बीपी है करके हम ब्रांड नहीं कर सकते। एटलीस्ट 2-3 रीडिंग, एक्स्ट्रा रीडिंग आपको हमें देखना होगा। घर में चेक करना है, एक दोबारा हॉस्पिटल में चेक करना है, एक बार सुबह चेक करना है, एक बार शाम को चेक करना है, डिफरेंट टाइम में चेक करके हम आपको बताएंगे आपको बीपी है, आपको उसके बाद आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो। और बीपी ट्रीट क्यों करना है, क्यों करना है आपको बीपी ट्रीट? अगर ऐसे ही छोड़ दिया है 140 है, 140-90 है, 160-100 है, बहुत सारे लोग बताएंगे सर मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप जब आप पेशेंट को बोलेंगे आपको 160-100 बीपी है, आपको टैबलेट लेने की जरूरत है, वो फिर वो बोलेंगे मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ है। कुछ इमीडिएटली कुछ नहीं होगा, जो भी होगा वो लॉन्ग टर्म में होगा, वो ऐड होता रहेगा अंदर।
फिर एक दिन आएगा इरिवर्सिबल स्टेज में आएगा, आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। तो इनिशियली आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं रहेगा। ये खासियत है कार्डियोवास्कुलर डिसीज की। आपके अंदर हार्ट में ब्लॉकेज है, फिर भी आप आराम से रह सकते हैं 5 10 3 साल 4 साल, कुछ भी नहीं होगा आपको, आराम से रहेंगे। लेकिन एक सडनली एक दिन क्या होगा, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। आप बताएं, आपको बोलेंगे नहीं मैं तो कुछ नहीं हुआ था, मैं तो आराम से 2 किलोमीटर वॉक करता था, 3 किलोमीटर वॉक करता था, मुझे कुछ नहीं हुआ आज तक। लेकिन नहीं रहेगा, आपके अंदर बीमारी क्या है वो अंदर बढ़ती रहती है। फिर एक दिन पूरा क्या है वो क्लिनिकली आपको मैनिफेस्ट होगा। तो उस स्टेज तक अगर आप पहुंच गए तो आपको क्या होगा, आपका लाइफ स्पैन क्या है 5 से 10 साल आपका डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो आप और 10 साल ज्यादा जी सकते थे, लेकिन आपने इग्नोर किया, तो आपका लाइफ स्पैन क्या है 10 साल आपका कम हो गया। तो ये करना अच्छी बात नहीं है, अनलेस यू डोंट वांट टू लिव। तो क्या हो सकता है, पहली बात है स्ट्रोक, मतलब जो पैरालिसिस बोलते हैं। दिस इज द मोस्ट ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, हाई बीपी। आप बीपी कंट्रोल नहीं किया तो आपको बहुत सारे चांस है कि आप एक दिन आपको क्या होगा, पैरालिसिस हो जाएगा और आप व्हील चेयर बाउंड रह जाओगे। आपका मोर्टेलिटी भी, मतलब आप जान भी चली जा सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर, मतलब बीपी बहुत ज्यादा है, हार्ट क्या है एक लेवल तक हार्ट क्या है उसको अडॉप्ट करेगा। उसके बाद क्या है, हार्ट क्या है आपको फुलना शुरू हो जाएगा, हार्ट डायलेटेड हो जाएगा, तो हार्ट वीक हो जाएगा। जो नॉर्मल भगवान ने आपको पंपिंग कैपेसिटी दी है, वो पंपिंग कैपेसिटी क्या है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और आपका मतलब हार्ट फेल हो जाएगा। हार्ट फेल मतलब इतनी बुरी बीमारी है, मतलब इवन जो कैंसर और जो HIV के जो 5 ईयर मोर्टेलिटी है, जो 5 साल तक जो एक कैंसर बंदा जो जीता है, उससे भी बहुत कम है। अगर एक बार आपके हार्ट फेल हो गया तो आपका हार्ट फेल हो सकता है। फिर आप क्या हो सकता है, विजन लॉस, मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होता कि बीपी की वजह से उनका विजन भी, मतलब दृष्टि भी चला जा सकता है। विजन लॉस क्यों होगा, जो आंख में जो रेटिना बोलते हैं, जो पर्दा बोलते हैं जो कॉमन टर्म में, वो पर्दे में क्या होगा, वहां पर भी छोटे छोटे क्या रहते हैं, जो नाड़ी रहते हैं, उनमें क्या है प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। पहले नाड़ी छोड़ी हो जाएंगे, नाड़ी से क्या होगा, लीकेज शुरू हो जाएगा, उससे वहां से भी प्रोटीन निकलेगा। फिर वो पर्दा जो है वो हार्ड हो जाएगा, वो पर्दा में क्या होगा, उसमें ब्लीडिंग भी हो सकता है। अगर आपका बीपी बहुत साल कंट्रोल में नहीं है तो क्या होगा, बीपी बहुत दिन तक कंट्रोल नहीं है तो आपका विजन क्या है वो, मतलब रेटिना ऐसी जो चीज है, ब्रेन है, रेटिना है, किडनी है, अगर एक बार डैमेज हो गया तो रिकवरी इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि वो न्यूरॉन्स जो रहते हैं वो वापस नहीं आएंगे, तो विजन आपको चला जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में विजन लॉस इज अ वेरी कॉमन पॉसिबिलिटी, बीपी इज नॉट कंट्रोल्ड। फिर क्या हो सकता है, तो ये हार्ट फेल हो गया, फिर हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मतलब जो दिल की नाड़ी है, दिल की नाड़ी में क्या हो सकता है, वहां पे भी ब्लॉकेज शुरू हो जाएगा। ये एक ही बीमारी नहीं है, जो हार्ट अटैक है, शुगर है, बीपी है, आपको मोटापन है, ओबेसिटी है, ये एक ही डिसीज नहीं है। ये सारे डिसीजेस के मतलब कॉमन इटियोलॉजी है। सारे डिसीज जो है ये मतलब ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो मैडम ने बोला था वैसे ही है। जेनेटिक ऑब्वियसली जो साउथ इंडियन, जो साउथ एशियंस हम लोग हैं, जेनेटिकली वी आर प्रीडिस्पोज्ड, जेनेटिकली हम इनको मतलब प्रोन है, ये हमको कभी भी हो सकता है। और ये सारे बीमारी एक ही मतलब बहुत सारे लोगों में ये साथ में दिखेंगे आपको। तो हार्ट अटैक हो सकता है और किडनी फेल हो सकता है। धीरे धीरे आपका बीपी कंट्रोल नहीं हुआ तो किडनी में डैमेज शुरू हो जाएगा और एक दिन किडनी फेल हो जाएगा। और भी है, कुछ लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बीपी की अगर कंट्रोल नहीं है तो आपको सेक्सुअल डिस्फंक्शन, मतलब लैंगिक जो है आपको जो पोटेंसी है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि वहां पर भी जो है, जो सेक्स ऑर्गन है हमारे, उधर भी जो है वेसल्स रहते हैं। मतलब ये हाइपरटेंशन और ये ब्लॉकेज जो है, मतलब ये बस दिल और ब्रेन के नाड़ी में नहीं रहता है। ये डिस्फंक्शन जो है, नाड़ी का डिस्फंक्शन मतलब हर एक बॉडी में रहता है, हर एक पार्ट में हो जाता है। मतलब ऐसे ही सेक्सुअल ऑर्गन में जो नाड़ी है वहां पर भी आपको मतलब जो वेसल डायलेट होनी चाहिए आपको जो सेक्स करने के लिए, वो ठीक से नहीं हो पाएगा और आप सेक्सुअल इम्पोटेंसी में आप फाइनली एंड अप हो जाओगे। तो अगर बीपी कंट्रोल क्यों कंट्रोल करना है, मतलब ये सारी चीजें आपको नहीं होना है तो आपको बीपी कंट्रोल में लाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। आप इधर देख सकते हैं, अगर आपका जिस बीपी जैसे बढ़ता गया, मतलब आपका 130 है, 140 है, 160 है और 180 के ऊपर है, जैसे आपका बीपी बढ़ता जाएगा वैसे आपके जो रिस्क है वो आपका बढ़ता जाएगा। मतलब आपका येलो में रहेंगे पहले, फिर भी येलो में, फिर ऑरेंज में बोल जाए, आप रेड में आ जाएंगे। मतलब ये स्टेज 1 बीपी है।
अगर अभी आपको बीपी की वजह से कुछ तकलीफ शुरू नहीं हुआ अभी तक, आप बिल्कुल आराम है, आपको बीपी की वजह से कोई तकलीफ शुरू नहीं हुआ, ये उस स्टेज का है। उस स्टेज में भी आपको जैसे आपका बीपी बढ़ता जाएगा, आपका जो रिस्क है, ये क्या रिस्क है, ये रिस्क है कार्डियोवास्कुलर डिसीज जो आने की आपकी, और कार्डियोवास्कुलर डिसीज के आपको मतलब डेथ होने की जो रिस्क है वो आपका बढ़ता जाएगा। मैं बोलता हूँ ये दिस इज लाइक लोन, जैसे आपका लोन बढ़ता जाएगा आपका जो प्रॉब्लम्स है बढ़ते जाएंगे, और जो नंबर ऑफ लोन है, अगर नंबर ऑफ लोन्स बढ़ते जाएंगे तो फिर आपके प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। आपके पास कार लोन है, आपके पास घर लोन है, आप फिर से भी किसी के साथ पैसे लिए आपने, मतलब ये जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स, बीपी के साथ आपको और भी फैक्टर्स ऐड हो रहे हैं। देखो आप जितने भी आपका बीपी के साथ और डिसीज जो ऐड होते जाएंगे, उतने आपका रिस्क क्या है, बढ़ता जाएगा। तो क्या क्या रिस्क मतलब बीपी के साथ और क्या रिस्क हो सकता है, एक ही उम्र की वजह से। वेस्टर्न कंट्री में बोलते हैं 65 के ऊपर, मैं जैसे बोला कि ये लेस देन 55 लेना है हमारे यहाँ पे। अगर आप पुरुष हैं, महिलाओं में थोड़ा रिस्क कम रहेगा हमेशा कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस के बारे में, इतना भी कम नहीं है। जैसे मोस्ट ऑफ फीमेल जानते हैं, उनको पता है कि हमें हार्ट अटैक नहीं होगा, हमें स्ट्रोक नहीं होगा, लेकिन फीमेल्स में भी जो महिला है उनमें भी कार्डियोवास्कुलर डिसीज आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, क्योंकि अप टू मेनोपॉज उनको क्या रहेगा, प्रोटेक्शन रहेगा स्टोन की वजह से, लेकिन एक बार मेनोपॉज हो गया तो देयर रिस्क बिकम्स ऑलमोस्ट एज इक्वल एज, इतना भी नहीं रहेगा लेकिन ऑलमोस्ट दे विल बिकम प्रोन टू ऑल दिस डिसीजेस। अगर जिसमें अर्ली ऑनसेट मेनोपॉज होता है, मतलब नॉर्मल मेनोपॉज के तो मैडम को शायद मुझसे ज्यादा पता है सबकी चीजों के बारे में, 45 50 के ऊपर, लेकिन 40 के नीचे अगर कम उम्र में अगर उनको मेनोपॉज हो रहा है तो दे आर ऑल्सो वेरी हाई रिस्क। तो और क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है, बॉडी वेट, ओबेसिटी, अगर ये भी एक रिस्क फैक्टर है, आपके बीपी के साथ ये भी है, तो आपका क्या होगा, लोन और ज्यादा हो गया, ऐड हो गया। आपके पास डायबिटीज है और हाइपरटेंशन है, तो दिस इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। अगर आपके पास डायबिटीज है और हाइपरटेंशन दोनों है, तो स्ट्रेट अवे आपके रिस्क क्या है, वो मॉडरेट टू हाई पे हो जाएगा। इवन इफ यूर स्टेज इनिशियल स्टेज में भी है, लेकिन बीपी और शुगर दोनों साथ में है तो मतलब आपको मतलब यू आर एट अ वेरी हाई रिस्क। अगर आप किसी केयर नहीं कर पा रहे आपके लिए, अपने आप के लिए, तो वेरी सून यू विल गोइंग टू लैंड अप इन ट्रबल। और क्या हो सकता है रिस्क फैक्टर्स, एलडीएल लेवल्स जो हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, अगर वो बहुत ज्यादा है, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है कार्डियोवास्कुलर डिसीज की, आपके घर में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, किसी को स्ट्रोक हुआ है, किसी को डायबिटीज था, वो भी कम उम्र में है, अगर 60 के पहले आपके घर में किसी को आपके घर में फैमिली में अगर किसी को हिस्ट्री है ये सब चीजों की, तो आपका रिस्क इमीडिएटली आपका ज्यादा हो जाएगा। आपको मतलब ये आपकी गलती नहीं है, फिर भी आपके पास और एक लोन का क्या हुआ, एडिशन हो जाएगा। आपके पास ऑलरेडी एक लोन है हाइपरटेंशन का, ऊपर से ये क्या होगा, आपको गिफ्ट मिलेगा आपको। तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन है, और स्मोकिंग इज अ स्ट्रिक्ट नो। कोई भी हाइपरटेंशन और डायबिटीज हो अगर नहीं भी है, तो ऐसे तो स्मोकिंग इज वेरी वेरी बैड, मतलब इससे कोई बेनिफिट आज तक मतलब क्लिनिकली कोई प्रूवन नहीं। अल्कोहल के मतलब कुछ बेनिफिट्स है जो कंट्रोवर्शियल है, बेनिफिट्स है, लेकिन स्मोकिंग के बेनिफिट आज तक किसी का मतलब किसी भी स्टडी में प्रूव नहीं हुआ है स्मोकिंग। और साइकोसोशल स्ट्रेस फैक्टर्स, मतलब आपको बहुत सारे स्ट्रेस है, घर में झगड़ा है, बिजनेस रिलेटेड स्ट्रेस है, मतलब फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस है, आपके ऑफिस में स्ट्रेस है, मतलब आपके साथ हाइपरटेंशन के साथ स्ट्रेस भी और भी ऐड हो गया, तो अगेन आपकी जो रिस्क है आपका ऊपर हो जाएगा। तो खाली हाइपरटेंशन है तो आप ठीक है, लेकिन खाली हाइपरटेंशन बहुत कम लोगों में रहता है, साथ में साथ ये इनमें जो एक दो रिस्क फैक्टर्स आपको रहेंगे, तो सीधा आपका रिस्क क्या हो जाएगा, अगर आप हाइपरटेंशन है साथ में एक दो रिस्क फैक्टर्स है, तो आपके क्या होगा, रिस्क सीधा आपका मॉडरेट टू हाई हो जाएगा। इस जोन में कभी नहीं रहेंगे। इंडिया वाले जो रहेंगे हमेशा इसी जोन में रहेंगे, थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो सीधा रेड जोन में चले जाएंगे आप लोग। आपको बीपी आ गया है, आपको क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करना है अभी। ईसीजी इज जो यहाँ पे हरा रंग का जो है, बस उनको हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, दे आर मस्ट। ईसीजी इज अ मस्ट। जितने भी आप बीपी, अगर आपको पता चला आपको बीपी है, तो ईसीजी आपको करना ही जरूरी है। इको करना है कि नहीं करना है, इको भी करना जरूरी है। अगर ईसीजी में थोड़ा सा भी चेंजेस लग रहा है, थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपको इको करना ही पड़ेगा। क्यों देखेंगे, क्योंकि मतलब हार्ट मोटा हुआ कि नहीं देखना है।
अगर आपका बीपी आपको आप बोलेंगे मुझे बीपी नहीं था, आज ही पता चला है, लेकिन ईसीजी में इको में देखेंगे तो हार्ट इतना मोटा हो गया है, तो इसका मतलब है आपको बहुत दिन से आपको बीपी है और उसके इफेक्ट ऑलरेडी हार्ट के ऊपर आने शुरू हुआ है। तो आपको उनको अगर आप उसी स्टेज में आपको बीपी कंट्रोल कर दिए तो क्या होगा, वो जो हार्ट मोटा हुआ है धीरे धीरे क्या होगा, वो वापिस आ जाएगा। इसलिए आपको इको करने की जरूरत है। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड ऑफ कैरोटिड आर्टरीज। जो नेक के जो आर्टरीज रहते हैं जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते हैं वो कैरोटिड आर्टरीज बोलते हैं। उसके अल्ट्रासाउंड करना है। क्यों करना है? उधर ब्लॉकेज शुरू हुआ कि नहीं देखने के लिए, क्योंकि जो हाइपरटेंशन जो पेशेंट रहते हैं वो स्ट्रोक के लिए बहुत प्रोन रहेंगे, इसलिए अल्ट्रासाउंड करना होगा कैरोटिड आर्टरीज का कि उधर कुछ प्रॉब्लम है क्या देखने के लिए। उसके बाद क्या है, सीरम क्रिएटिनिन मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट करना बिल्कुल जरूरी है। किडनी फंक्शन क्रिएटिनिन तो बहुत लेट स्टेज में बढ़ता है, उससे पहले क्या आएगा आपके यूरिन में, अल्बुमिन आएगा, प्रोटीन आएगा। क्रिएटिनिन बढ़ेगा नहीं इनिशियली क्या आएगा आपके यूरिन में, प्रोटीन, किडनी अल्बुमिन सेक्रेट होता जाएगा, जो अंदर नेफ्रॉन्स जो है किडनी में सेल्स है उसके वजह से आपका किडनी जो इनिशियल डैमेज जो शुरू होगा वो आप इससे पता चलेगा। हम बोलेंगे उसको अल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो। तो ये भी करना जरूरी है, ये भी मस्ट है। फिर क्या है, फंडोस्कोपी, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फंडोस्कोपी मतलब बहुत सारे जो फिजिशियंस है हम भी फंडोस्कोपी को उतना वो नहीं करेंगे, करते हैं, मतलब थोड़ा नेग्लेक्टेड एरिया है, लेकिन ये करना जरूरी है। अगर पेशेंट का बीपी 160 है, 170 है, 100 है, हम बोलेंगे टैबलेट ले लो, ईसीजी करो, इको करो, फिर ब्लड टेस्ट करो, फंडोस्कोपी तो भूल ही जाते हैं। तो लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको रेगुलरली फंडोस्कोपी करना जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ ठीक हो गया, आपका विजन क्या है लास्ट में चला गया, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो फंडोस्कोपी भी आपको बिल्कुल, वो भी जरा हरार मतलब ये भी क्लास 1 इंडिकेशन है। सो ऑल हाइपरटेंशन पेशेंट्स शुड गेट फंडोस्कोपी डन रेगुलरली। और ब्रेन के लिए सीटी स्कैन वगैरह करना है नहीं, जरूरी नहीं है। इनिशियल में अगर डॉक्टर बोलेंगे तभी करना, नहीं तो ये भी सारे डॉक्टर ही बोलेंगे तभी करना है, आपको खुद को जाके नहीं करना है, डॉक्टर का मतलब बोलने के बाद ही करना है। लेकिन आपको पता होनी चाहिए क्या क्या टेस्ट करना है आपको। फिर अगर आपको पता चला कि आप हाई नॉर्मल रेंज में हैं और हाइपरटेंशन में, आपको फिर क्या करना क्या है नेक्स्ट। आई थिंक दीज आर मोर इंपॉर्टेंट देन द मेडिकेशंस इन द इनिशियल स्टेजेस। क्या करना है, पहले सॉल्ट रिडक्शन। अगर आप जितने सॉल्ट ज्यादा इंटेक खाते रहेंगे उतना आपका बीपी क्या है बढ़ता जाएगा। ये मतलब दिस इज मतलब इसमें बहुत कंट्रोवर्सी था पहले कि ये एग्जैक्टली है कि नहीं है, गाइडलाइंस में लाना है, लेकिन फाइनली दे ब्रॉट इनटू द गाइडलाइंस, ऑफिशियल गाइडलाइंस। ये तो 20 गाइडलाइंस है, इसमें हाई सॉल्ट इंटेक को मतलब आपको कम करना ही है। WHO ने कितना बताया, WHO ने डेली 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट लेने के लिए बोला है, ओनली 5 ग्राम्स ऑफ द सॉल्ट पर डे पर पर्सन। लेकिन जो स्टडीज जो है इंडिया में वो क्या बताते हैं, एवरेज इंडियन पर्सन कंज्यूम्स 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट पर डे, मतलब जितना WHO का जो लिमिट है उससे डबल हम रोज सॉल्ट खाते हैं। और इंडियन की खासियत क्या है, और एक कर्स है हमारे ऊपर क्या है कि हम वी आर वेरी सॉल्ट सेंसिटिव। थोड़ा सा भी हमारा सॉल्ट ज्यादा हो गया तो वी आर प्रोन फॉर हाइपरटेंशन। ऐसे व्हाइट जो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में है वो ऐसा नहीं है, जो ब्लैक्स है और हम एशियंस है वी आर सॉल्ट सेंसिटिव। थोड़ा भी सॉल्ट ज्यादा हो गया तो बीपी हमारा बढ़ता जाएगा। तो सॉल्ट कैसा रहेगा, ओनली मतलब जो खाने में आप सॉल्ट डालते हैं उसमें रहता है नहीं, उससे भी ज्यादा क्या रहता है, चाइनीज फूड जो सॉस यूज करते हैं, सोया सॉस, उसमें भी क्या रहता है, हाई सॉल्ट रहता है। फिर क्या है, फास्ट फूड्स जो भी हम स्ट्रीट में खाते हैं उन सब में क्या रहता है, हाई सॉल्ट कंटेंट रहता है, मतलब बिल्कुल अवॉइड करना है। उसके बाद प्रोसेस्ड फूड, जो भी कैंड फूड्स है, जो भी फूड है अच्छे हैं, मॉल में मिलता है, मतलब वो सब ठीक है, बहुत हाइजीनिक है, लेकिन दैट इज आल्सो एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ प्रोसेस्ड फूड, मतलब वो प्रोसेस्ड फूड है, उसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा रहेगा। तो जो भी हाइपरटेंसिव पेशेंट है, बीपी पेशेंट है, इन सबको अवॉइड करना बिल्कुल जरूरी है कि बिना टैबलेट से आपका बीपी कंट्रोल करना है। तो अगर इवन आप बीपी टैबलेट ले रहे हैं तो भी आपको ये सारी चीजें अवॉइड करना है। जितने मतलब पूरा बंद नहीं करना है, 1-2 दिन आप खा सकते हैं कभी तो, महीने में 1 बार 2 बार, लेकिन रेगुलरली ये चीज खाना क्या है, मतलब आपके मतलब टैबलेट लेंगे फिर भी आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, कि आप सॉल्ट ज्यादा खा रहे हैं, इसलिए टैबलेट दिए तो भी आपका कोई यूज नहीं होगा। तो दीज आर द थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। और ब्रेड भी जो है, ब्रेड इतना वो भी नहीं है, कोई भी है, व्हाइट ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, कोई भी ब्रेड है,
हर ब्रेड में क्या होगा, साल्ट कंटेंट ज्यादा ही रहेगा। तो साल्ट जब भी आप बोलेंगे सर हम खाने में साल्ट ही नहीं डालते, आप खाने में साल्ट नहीं डालते, लेकिन बाकी जो चीज है उनमें क्या है, बहुत सारे ऑलरेडी साल्ट रहता है, तो आपको ये सबको आपको याद रखना होगा। फिर क्या है, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट मतलब मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा हेल्दी डाइट के बारे में। जो भी डाइट आपके मतलब वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं और ग्रेन्स जो है, जो हम कन्नड़ा में बोलते हैं सिरिधान्य जो बोलते हैं, ज्वार है, रागी है, मिलेट्स जो बोलते हैं ना, मतलब दे आर बेटर कंपेयर टू आपके जो है मैदा या राइस या व्हीट, उससे भी ये सारे चीज जो है ये बेटर है। साथ में आपको क्या करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर जैसा, पनीर इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, पनीर इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन और लेस इन कार्बोहाइड्रेट आल्सो। सो पनीर के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है नहीं उसमें बहुत ज्यादा फैट रहेगा, बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन पनीर इज अ वेरी गुड डाइट आइटम। तो आपको हार्ट प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ भी है, आपको पनीर लेना जरूरी है। आप एक ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं अगर आप बस पनीर खा रहे हैं तो, आप खा रहे हैं पोहा खा रहे हैं या और कुछ भी खा रहे हैं, उससे बदले में आप पनीर खा रहे हैं डेली, तो दिस इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। ये तो पता ही है, हाई शुगर कंटेंट जो भी डाइट है आपको कम करना है इसमें, तो मतलब ये दिस इज कॉमन फॉर ऑल कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। शुगर कंटेंट का जो भी है, आपको बीपी है, शुगर है, हार्ट प्रॉब्लम है, आपको पैरालिसिस हुआ है, शुगर कंटेंट जो हाई शुगर कंटेंट है उसको आपको कम करना ही पड़ेगा। फिर क्या है, स्पेशल मेंशंस टू ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड बीटरूट। बीटरूट रिच इन कैल्शियम, रिच इन पोटेशियम, तो बीटरूट इज गुड फॉर हाइपरटेंसिव पेशेंट्स। कुछ लोग बोलेंगे शुगर पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन शुगर पेशेंट के लिए दिस इज अ वेरी हाई फाइबर डाइट। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ऐसा नहीं है, साथ में क्या है, फाइबर भी है। डोंट गो ओनली विद कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। सो बीटरूट इज अ वेरी गुड अल्टरनेटिव। फिर तो एवोकाडो, नट्स वगैरह तो दिस आर नॉट पॉसिबल फॉर कॉमन पीपल, तो आई विल स्किप देम। हेल्दी ड्रिंक्स, व्हाट आर हेल्दी ड्रिंक्स, मतलब कॉफी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं रेगुलर, मतलब कंट्रोल में कॉफी चाय वगैरह आप पी सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली अवॉइड दी बेवरेजेस, सॉफ्ट बेवरेजेस, जो पेप्सी है, कोला है, थम्स अप है आपका, जो भी जीरा है, जीरा सोडा है, जो भी मिलता है मार्केट में सोडा कंटेंट वाला, मतलब यू हैव टू अवॉइड कंप्लीटली। इसमें कोई भी नहीं, ऐसा नहीं है कि खाना खाए, खाना खाने के बाद एक जीरा सोडा पी लिया, नहीं है, ऐसा नहीं है, पचन ऐसा कुछ चीजें नहीं है। आपको जो भी बॉटल में आपको मिलेगा जो सॉफ्ट बेवरेजेस, उसको आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा अल्कोहल, ये अल्कोहल लेना है नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपके पास बीपी है, लेना है वो भी रेगुलर भी नहीं लेना है क्योंकि आप रेगुलरली आप अल्कोहल पी रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका बीपी ग्रेजुअली आपका बढ़ता रहेगा। दिस इज अ वेरी मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है, जैसे आप अल्कोहल कंटेंट आपका ज्यादा होगा और आपका बीपी भी क्या है वो बढ़ता जाएगा। कितना अलाउड है, ये सारे जो है वेस्टर्न डाटा है, मतलब ये इंडिया का डाटा नहीं है। वेस्टर्न लोग में क्या बोलते हैं, हेल्दी ड्रिंकिंग, मतलब हेल्दी अल्कोहल ड्रिंकिंग क्या होता है, 2 स्टैंडर्ड ड्रिंक्स फॉर मैन एंड 1.5 फॉर वुमन। ये क्या इसका मतलब क्या है, अगर मैं विस्की के बारे में बात कर रहा हूँ तो 2 ड्रिंक्स मतलब 1 पेग होता है, 1 पेग विस्की पर डे फॉर मेल्स, और फीमेल्स के लिए 1 पेग ऑफ हाफ पेग ऑफ 30 ml ऑफ विस्की फॉर फीमेल्स। मतलब ये रूरल एरिया और मिडिल क्लास लोगों में ये बहुत कम है, लेकिन हाई क्लास में पीते हैं लोग। कितना अलाउड है, 30 ml पर डे इज अलाउड। अगर कोई 30 ml 60 ml में कोई रुकेगा, कोई नहीं रुकेगा। इसलिए तो ये मेडिकली बेनिफिटेड जो अल्कोहल की जो बेनिफिट्स है इतने ही है ऊपर, इसके ऊपर आपका रेंज गया, आपका इसके ऊपर आप ज्यादा पी रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बीपी ज्यादा होता जाएगा। जितने भी टैबलेट आप ले रहे हैं फिर भी आपको उसका असर नहीं होगा। और अवॉइड ड्रिंक ड्रिंकिंग। लोग क्या बोलेंगे, बोलते हैं सर मैं महीने में 1 बार लेता हूँ, लेकिन लेता हूँ तो 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर पी लेता हूँ, नहीं, दैट्स आल्सो नॉट अलाउड। फिर क्या है, वेट रिडक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, साल्ट और हेल्दी डाइट, हेल्दी ड्रिंक्स और अल्कोहल, दिस ऑल रिलेटेड टू वेट रिडक्शन। अगर आप इन सारे चीजों कर रहे हैं तो आपका वेट अपने आप क्या होगा, कम होता जाएगा। आइडियल कितना होनी चाहिए, अगर आप पुरुष है तो आपका जो अब्डोमेन है, बेली है, बेली के सेंटीमीटर 94 सेंटीमीटर से कम रहना है।
और अगर फीमेल से तो कितना रहना आपका, आइडियली 80 सेंटीमीटर से आपका बेली जो है उससे कम रहनी चाहिए, अदरवाइज आपको क्या होगा, ये धीरे धीरे आपको शुगर और बीपी वगैरह सब आता जाएगा। स्मोकिंग मैंने पहले ही बता दिया है, स्मोकिंग इज अ स्ट्रिक्ट नो नो। स्मोकिंग मतलब उसको करना ही नहीं है। अल्कोहल मतलब मैंने बता दिया थोड़ा बहुत आपको, अगर आप कंट्रोल में है तो कर सकते हैं, लेकिन अल्कोहल स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं लेना है। ये सारी चीजें जो है देखने में अच्छा लगता है, टेस्टी भी रहता है, लेकिन जितना आप अवॉइड करोगे उतना बेटर है, नहीं तो दिस विल हाउ यू एंड अप फाइनली। और फिजिकल एक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल एक्टिविटी आपको करना है। ऐसा नहीं है आप में सर मुझे हार्ट अटैक हुआ है तो मैं घर में बैठा हूँ, मैं चलता नहीं हूँ ज्यादा, कुछ भी हो, आपको जितना होता है उतना करना ही है। अगर कुछ भी नहीं है, आपको बिल्कुल ठीक ठाक है, तो आपको दिन में 30 मिनट्स आपको वॉकिंग करना है, ब्रिस्क वॉकिंग करना है, वो भी हफ्ते के 7 दिन, 5 से 7 दिन, 5 दिन भी कर सकते हैं, 7 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन 30 मिनट्स डेली आपको करना होगा ब्रिस्क वॉकिंग। ब्रिस्क वॉकिंग मतलब क्या होता है, आपको 1 आवर में 5 किलोमीटर आपको कवर करना है, इसको बोलते हैं ब्रिस्क वॉकिंग। अगर आपको 5 नहीं भी हो रहा है तो स्टार्ट स्लोली, 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलो पहले, फिर 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, फिर फाइनली रीच द गोल ऑफ 5 किलोमीटर्स। आपको अगर आप 5 किलोमीटर पर डे इन 1 आवर आप कर रहे हैं तो दिस इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, और उसका वेट भी बढ़ेगा और शुगर भी कंट्रोल रहेगा, शुगर आने के चांसेस और बीपी आने के चांसेस भी क्या रहेंगे, कम रहेंगे। फिर क्या करना है, योगा कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, ये सब जिसको जो हो वो चाहिए वो सब कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। और रिड्यूस द स्ट्रेस, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है, स्ट्रेस है, घर में स्ट्रेस है, ऑफिस में स्ट्रेस है, कलीग्स के साथ स्ट्रेस है, सबको स्ट्रेस को कम करना है। जितना रिलैक्स रहना है उतना रिलैक्स रहना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, नहीं तो भजन करना है, एक अच्छे म्यूजिक सुनो, कॉमेडी शो देखो, आपको रिलैक्स रहना, माइंड आपको चीयरफुल रखना है, स्ट्रेस कम करना। जितना आप स्ट्रेस में रहोगे उतना सिंपैथेटिक जो हम बोलेंगे अल्ट्रेनल लेवल्स, आपके अल्ट्रेनर्जिक लेवल्स बढ़ते जाएगा और बीपी भी आपका साथ में क्या होगा, बढ़ता जाएगा। कमिंग टू अल्टरनेटिव मेडिसिन, लोग पूछेंगे मैं आयुर्वेदिक टैबलेट ले रहा हूँ, होम्योपैथिक टैबलेट ले रहा हूँ बीपी के लिए, फिर हमें पूछेंगे सर आपका क्या मतलब उस पर राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, मैं ये ले रहा हूँ, लेकिन हमने तो उसके बारे में पढ़ा भी नहीं है। और आज तक क्या है, जो अच्छे क्वालिटी स्टडीज हुए हैं बीपी और शुगर जो भी है हार्ट डिसीज के लिए, इन सब जो भी टैबलेट्स हैं, मेडिकेशंस है, वो जो भी साइंटिफिकली प्रूवन जर्नल्स में, मतलब जो बेनिफिट जो विद बेनिफिशियल इफेक्ट्स, आज तक कोई भी ऐसा स्टडीज अभी तक नहीं हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली आई विल टेल नो ओनली, पहले बोलूंगा मुझे पता नहीं है, आप ज्यादा डीपर होकर बोलूंगा इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन बेनिफिट भी आज अभी तक कोई भी सॉलिड बेनिफिट इन अल्टरनेटिव मेडिसिन से इन बीमारियों के ऊपर अभी तक नहीं है। पोल्यूशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जिसको मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब जितना हमारे बारे में हम अपने तरफ से कर सकते हैं, लेकिन एयर पोल्यूशन इज द कॉज फॉर दिस कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, ये भी प्रूवन है। ये क्या है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर हो गया। फिर आएंगे ट्रीटमेंट के बारे में, जो मेडिकेशन के बारे में। बीपी के पेशेंट है, आपको मतलब बीपी फाइनली आपको डायग्नोस हो गया, आपको क्या बोलेंगे हम लोग, पहले लाइफस्टाइल एडवाइस शुरू करो। अगर आप 140 और 160 के बीच में है तो आपको बोलेंगे ग्रेड 1 हाइपरटेंशन में है, पहले बोलेंगे लाइफस्टाइल ही करो 3 से और 6 महीने तक, एटलीस्ट 3 मंथ्स तक आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, आप कर सकते हैं, उससे आपके बीपी कंट्रोल में आएगा, शायद हम चेक करते रहेंगे। फिर आपको अगर 3 महीने 6 महीने बाद भी आपको मतलब बीपी फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है विथ ऑल द लाइफस्टाइल चेंजेस मैंने जो अभी बताया है, फिर आपको टैबलेट लेने के बनता है उसके बाद तो। लेकिन अगर आप इस जोन में है, 140 है, 160 के जोन ग्रेड 1 में भी है, लेकिन साथ में आपको ऑलरेडी स्ट्रोक हो चुका है, आपको ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है, और आपके किडनी प्रॉब्लम शुरू हुआ है, आपके पास शुगर है, या विजन में रेटिना में प्रॉब्लम आ रहा है, इको में प्रॉब्लम दिख रहा है, ईसीजी में प्रॉब्लम दिख रहा है, तो आपको टैबलेट लेने की जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ग्रेड 1 हाइपरटेंशन है, डॉक्टर ने बोला नहीं लेना, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास ये सारे बीमारी ऑलरेडी है तो आपको लाइफस्टाइल के साथ साथ आपको टैबलेट लेना जरूरी है। कुछ भी नहीं है, खाली हाइपरटेंशन है, आप ग्रेड 1 में है, तो आप 3 महीने तक क्या है लाइफस्टाइल चेंज करके दे सकते हैं।
उसके बाद आपका बीपी कंट्रोल में आया तो ठीक है, विल कंटिन्यू दैट, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो रहा है तो बीपी मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे। ग्रेड 2 ग्रेड 3 हाइपरटेंशन में तो कुछ सोचना ही नहीं है, लाइफस्टाइल भी करना है, साथ में टैबलेट्स भी लेना जरूरी है, इसमें कोई दूसरा सोचने की बात ही नहीं है। अगर आपकी बीपी 160 100 है, सर मुझे बीपी टैबलेट ना मत दो, मैं कोशिश करूंगा, मैं डाइट करूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं सब कुछ कंट्रोल करूंगा, मैं पीना छोड़ दूंगा, नहीं। जितना बीपी अगर आपके पास है वो खाली आपके लाइफस्टाइल चेंजेस से कंट्रोल नहीं होगा, आपको मेडिकेशन की जरूरत डेफिनेटली आपको पड़ेगा। और बीपी आप टैबलेट ले रहे हैं तो मैंने बताया ना टारगेट कितना है, टारगेट है 140 190 के नीचे टारगेट आपको लाना ही है। इससे अगर सर बीपी टैबलेट ले रहा हूं मैं अभी ठीक ठाक हूं, मेरा बीपी हमेशा 140 150 के बीच में रहता है, नहीं, दैट इज नॉट द टारगेट व्हाट वी वांट। टारगेट जो है 140 190 के नीचे रहना ही है। ये इसके बेनिफिट्स आपको एक दिन में नहीं पता होगा, इसके बेनिफिट्स आपको साल में बाद में आपको इसके बेनिफिट आपको दिखेंगे। और कितने महीने में करना है, एटलीस्ट 3 महीने में आपका बीपी कंट्रोल में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज टैबलेट स्टार्ट किया तो 1 साल के बाद मेरा बीपी कंट्रोल आया, नहीं है। एक बार बीपी अगर आपको टैबलेट वगैरह स्टार्ट किए तो 3 महीने के अंदर अंदर आपका बीपी कंट्रोल में आनी चाहिए। लेकिन 140 190 तो ठीक है, आइडियल क्या है, मतलब व्हाट डू यू वांट, 130 और 180 के नीचे आया तो और भी अच्छा है। 140 190 के नीचे तो टारगेट है, लेकिन आपको 130 180 के बीच में नीचे और भी आ गया तो मतलब वो तो और भी बेहतर है। तो इसलिए आपको रुकना नहीं है। 140 के सर आ गया मेरा बीपी 144 88 86 ऐसा रहता है, लेकिन आपको खुश नहीं रहना है। आपको खुश कब रहना है, आपका बीपी 130 और 80 के नीचे आया तो आपको और भी आप खुश हो सकते हैं, डॉक्टर भी खुश होगा और आप भी खुश रहेंगे और इसके इफेक्ट्स भी आपको बाद में मिलेंगे। अगर आप 65 के ऊपर है तो तब हम इतना स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे बीपी कंट्रोल, तब हम बोलेंगे ठीक है 140 90 के नीचे आपका बीपी है तो ठीक है, आपका 65 के ऊपर है तो इतना ही चलेगा। 130 80 के नीचे लाने की मतलब जरूरत उतना हमें नहीं है, वो डॉक्टर बताएंगे लाना नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में अगर आप 65 के ऊपर है तो इतने में आप शायद खुश रह सकते हैं। 130 80 आपको लाना नहीं है। सर हमने बीपी कंट्रोल किया, आप बता रहे थे बेनिफिट्स है, तो क्या बेनिफिट्स है? अगर आपकी बीपी सिस्टोलिक बीपी 10 पॉइंट से कम हो गया और डायस्टोलिक बीपी 5 पॉइंट से कम हो गया तो आपके जो कार्डियोवास्कुलर जो डिसीज आने के चांसेस है वो 20% कम हो जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये 10 साल का रीडिंग है, अगर आप 10 साल भी आपका बीपी इतना ही कंट्रोल आप रखेंगे तो आपके जो हार्ट अटैक होने का, स्ट्रोक होने का जो भी चांसेस है वो 20% से आपके कम हो जाएंगे। और सबसे बेनिफिट कहाँ मिलेगा? स्ट्रोक और हार्ट फेलियर में। आपको हार्ट फेलियर और स्ट्रोक होने के चांसेस 35 to 40% आपकी क्या चांसेस है वो कम हो जाएंगे। सो दीज आर ऑल द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। मैं सर मैं 5 साल से ले रहा हूँ, मुझे बेनिफिट दिखेगी नहीं इनके। बेनिफिट आपको नुकसान दिखेगी, आपको टैबलेट छोड़ दिया तो आपको फिर आपको पता चलेगा कि मैं मतलब कहाँ फंस गया। तो इनके बेनिफिट्स आपको दिखेंगे नहीं, ये लॉन्ग टर्म में आपको पता चलेगा। ये एक वो है। और एक लोग पूछते रहेंगे एक बार मैंने टैबलेट शुरू किया तो मैं एडिक्ट हो जाऊंगा टैबलेट से, उसका बीमारी चली नहीं जाएगी तो मुझे टैबलेट लेना जरूरी रहेगा उसके बाद में। ये जो बीमारी अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो ये आपको ऐसा पता होनी चाहिए कि ये लाइफ लॉन्ग है, ये कभी रिवर्स नहीं होगा अनलेस हम बोलेंगे कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा ज्यादा कि ये मतलब वो डॉक्टर्स के लिए है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन ओनली इन केस ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अगर हमारे पास कुछ कारण है आपकी बीपी के लिए, अगर हम उस कारण को ट्रीट करेंगे तो आपको क्या है ऑटोमेटिकली आपका बीपी नॉर्मल हो सकता है। आपको थायराइड प्रॉब्लम है, आपको कुछ फियोक्रोमोसाइटोमा जैसे कुछ हार्मोनल इफेक्ट है, हार्मोनल बीमारी है, उस बीमारी को हम ट्रीट करेंगे तो आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जो हम कॉमनली जो हाइपरटेंशन जो होता है जो लाइफस्टाइल की वजह से आ रहा है वो बीपी जो है वो नॉर्मल शायद वो नहीं होगा। तो ये लाइफ लॉन्ग की बीमारी है और लाइफ लॉन्ग आपको टैबलेट लेना ही पड़ेगा। बीपी की मेडिकेशंस कम ऊपर कम करते रहेंगे लेकिन पूरा शायद आपका ये बंद नहीं होगा। मेडिकेशन के साथ साथ ऐसा नहीं कि आप मेडिकेशन ले रहे हैं, आप लाइफस्टाइल जो चेंज मैंने बताया वो नहीं कर रहे हैं, वो भी उतना अच्छा नहीं है। लाइफस्टाइल भी करना है, चेंज करना है और साथ में टैबलेट भी आपको लेना है, तब भी आपके बेनिफिट्स मिलेंगे। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में इसके बात नहीं करूंगा। मैंने बताया था आपको बीपी मशीन्स के बारे में। दुनिया में जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन है, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन है, उन सारे लोगों ने मिलके एक वेबसाइट बनाया है। बहुत सारे वेबसाइट है, मैंने एक ही वेबसाइट चुना है
यहाँ पे जो भी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी वैलिडेटेड बीपी मशीन्स हैं, जो बीपी मशीन्स मतलब चेक होके आ रहा है, रिगरस चेक, आप मतलब आप टीवी खरीदेंगे या मोबाइल खरीदेंगे या वॉशिंग मशीन खरीदेंगे, मतलब आप क्वालिटी देखेंगे, ये क्वालिटी ठीक है नहीं है, क्वालिटी चेक हुआ है कि नहीं है। तो ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करते हैं रैंडमली, ये मतलब जो बीपी मशीन जो आ रहे हैं जो घर में मेजर करने के लिए, आजकल तो मर्क्यूरी बीपी मशीन जो है वो कम हो रहे हैं, वो मिल नहीं रहे हैं, तो ये फ्यूचर यही है, मतलब ऑलरेडी दिस इज द फ्यूचर। तो अगर आपको मशीन लेना है तो एक बार इस वेबसाइट पे आप जाना है, क्लिक करना है, फिर आपको इतने सारे बीपी मशीन के नाम दिखेंगे उधर, ना बीपी मशीन के नाम है और उसके मॉडल्स हैं, इनमें कोई भी आप चुन सकते हैं, एक बहुत सारे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब ये आर स्टैंडर्ड मशीन्स और दे आर वैलिडेटेड। ऐसा नहीं कोई भी मशीन में आप चेक किए बीपी ऊपर नीचे आ रहा है, गलत दिखा रहा है, तो मतलब नहीं है चेक करने से, मतलब 1,000-2,000 एक्स्ट्रा दीजिए, लेकिन जो क्वालिटी मशीन है मतलब बहुत सारे हैं, मतलब हंड्रेड्स ऑफ जो ब्रांड नेम्स आर देयर और उसके मॉडल्स है, इनमें से कोई भी आपको चुनना है और उस मशीन से आपको बीपी मेजर करना है। थैंक यू। These are the basics related to hypertension. I think I made it clear to you. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आनंद, सही में आपने इतना सुलभ कर दिया है सबको, एक कार्डियोलॉजिस्ट को इतना लेवल तक आके पेशेंट को समझाने का जो तरीका है आपका, वो बहुत ही ये वर्थ ऑफ प्रेज है। थैंक यू मैम। तो डॉक्टर दीपिका, वी कैन हैव क्वेश्चंस इन चैट बॉक्स, किसी को कुछ पूछना है ऑडियंस में तो पूछ सकते हैं। अगर मुझे लगा तो मुझे बोलूंगी कि मुझे जो सबसे पसंद आया वो डॉक्टर साहब का लोड वाला कंसेप्ट, इट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, जो कि हमारे पास एक लोन है बीपी का ऑलरेडी, तो और हम ज्यादा उसमें डालना चाहते हैं कि नहीं, वो कंसेप्ट बहुत ही सोचने जैसा है और आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है डॉक्टर। और सेकेंड वाज कि जैसे प्री डायबिटीज को हम नहीं, अगर हमको नहीं होना है, वैसे हाइपरटेंशन हमको नहीं होना है तो हम हाइपरटेंशन है समझ के रहना चाहिए। हमको हाइपरटेंशन नहीं होना, बीपी ज्यादा बढ़ना नहीं है तो क्या करना है, तो सॉल्ट कम करना है, एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। अगर वो आने के पहले से हम वो स्टार्ट कर देंगे हमारे लाइफस्टाइल में तो हमको हाइपरटेंशन आएगा ही नहीं। तो that is also very important message for us to give. अल्टरनेटिव मेडिसिन का आपने अच्छा बताया कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं और बोलते कि नहीं मैं ये ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, वो ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, और 1-2 महीने कुछ कंट्रोल हो जाएगा, मे बी बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, बट लेकिन उनको वो नहीं पता चलेगा। हम किसी को ऐसा, हमारा ये नहीं है किसी को कम ज्यादा एलोपैथी छोड़ के किसी को नहीं, दे हैव देयर ओन रिजर्वेशंस एंड ओन लिमिटेशंस, इसलिए। लेकिन जब तक हमको बीपी की बात करनी है तब तक अल्टरनेटिव मेडिसिन विल नॉट वर्क फॉर हाइपरटेंशन, एज डॉक्टर आनंद हैज क्लियरली गिवन मैसेज ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और आई चेकअप का भी बहुत जरूरी है। हम लोगों को पता नहीं चलता कि जैसे आपने बोला कि आई आर सो बिजी, कार्डियोलॉजिस्ट लोग बीपी देखते हैं, सो मेरे पेशेंट्स है, इको करना है, ईसीजी करना है, उसमें फंडस एक या फंडोस्कोपी बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की विजिट करना भूल जाते हैं सही में। तो पेशेंट लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि आज 1 साल पहले मेरी आई चेकअप हुई थी, डॉक्टर साहब मैं कर लूँ क्या? अगर आप बोलेंगे डॉक्टर के पास जाके तो डेफिनेटली डॉक्टर विल हेल्प यू एंड रेफर यू टू द एक्सपर्ट। और क्योंकि जो आंखों में जो नस होती है या आंखों में जो नाड़ी होती है वो मिरर है किसका, बाकी शरीर में हमारी नाड़ी जो रहती है, जैसे कि किडनी में क्या चेंज हो रहा है वो हम आंखों से बता सकते हैं। इसीलिए हाइपरटेंशन जो है पेशेंट को, उनके आंखों की चेकअप कर दिया और उधर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो डेफिनेटली किडनीज में चेंजेस हो रहे हैं, ऐसा हम समझ के फिर ज्यादा टेस्टिंग करवा सकते हैं। इसीलिए जो सिंपल टेस्ट है फंडोस्कोपी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके देखने की, वो भी बहुत जरूरी है। और प्रेगनेंसी के तो सम प्रेगनेंसी में जो हाइपरटेंशन आएगा किसको, वो डिलीवरी के बाद जाएगा कुछ दिन, लेकिन ये जो महिलाएं रहेंगी उनको लेटर लाइफ में जल्दी बीपी आ जाएगा। सपोज वो उसको अगर 50 साल में बीपी आने वाला था तो उसको 40 साल में आ सकता है अगर उसको प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन है तो।
इसीलिए हाइपरटेंशन के बारे में बहुत कुछ हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मुझे लगता है कि वी हैव नॉट लेफ्ट एनीथिंग टू डिस्कस। फिर भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मेरा एक जनरल पब्लिक के लिए सवाल है आपको डॉक्टर, कि बीपी की टैबलेट लेते हैं तो टाइम कुछ बोलते हैं क्या, सुबह में लेना या शाम में लेना, या भूल गए तो कैसा कर सकते हैं? मतलब ट्रेडिशनली जो हम बात करते हैं मैडम, एडवाइस करते हैं तो मॉर्निंग की बताते हैं, मॉर्निंग ले लेना है। लेकिन लास्ट ईयर एक स्टडी आया था, लास्ट ईयर नहीं शायद 2 साल हो गए, एक वेल डन स्टडीज और पब्लिश्ड इन अ वेरी हाई इंडेक्स जर्नल, वन ऑफ द रेप्यूटेड जर्नल्स में पब्लिश हुआ था। उसमें दिखाया गया कि रात का टैबलेट अगर आप ले रहे हैं तो वो मॉर्निंग से बेहतर है, मॉर्टेलिटी बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगी और बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। एक स्टडी आ गया, लेकिन उसके बाद उसके बहुत सारे जो है उसके स्टडी के अगेंस्ट कुछ हुआ है, लेकिन फाइनली एस्टैब्लिश अभी नहीं हुआ है कि रात में लेना है मॉर्निंग ही लेना है। वो स्टडी की वजह से कुछ लोग क्या है शिफ्ट हो गए कि मॉर्निंग की वजह से रात को टैबलेट लेना शुरू किया, लेकिन उसके बाद गाइडलाइंस में कोई चेंजेस नहीं है आज तक। और एक ही स्टडी आया है, वो भी इंपॉर्टेंट स्टडी है, लेकिन और भी ज्यादा स्टडी होनी चाहिए कि हमें और मॉर्निंग टैबलेट जो रात को शिफ्ट करने के लिए। अगर आपको खाली एक ही टैबलेट ले रहे हैं तो आपको मॉर्निंग ही लेना है। अगर आप 2 टैबलेट ले रहे हैं तो ठीक है मॉर्निंग और नाइट करेंगे, लेकिन एक ही टैबलेट लेना है तो मॉर्निंग ही लेना है। Okay, thank you. Dr. Deepika, we don't have any questions in chat box, do we? No, ma'am, we don't have any questions. No, not in the chat box, not even Q&A. So I think it was very well explained. And so I think it's time to say goodbye. Yeah. So from Jackson Paul, we would like to present to you the products that we have. Lycored is the cell protector, which is an antioxidant, which is usually being prescribed for, good heart health also. This is the only brand which contains natural lycopene with phytonutrients, which means lycopene is present in its bioenvironment. So the efficacy is much better. Apart from that, for pregnancy complications, we can prevent in high-risk pregnancy with Lycored Preg sachet, where we have L-arginine, lycopene, and DHA. And also Maintain is our product, which is a hormone which is used in the pregnancy injection Maintain. And Narical is our calcium citrate malate, vitamin D3, and folic acid tablets. So we hope that we have everybody's support for these products also, and for our webinars also, which are continuing day after day. Tomorrow we have another one, which is on recurrent pregnancy loss, which will be a good one for all the doctors, the gynaes to join in. A good galaxy of faculty who will be joining us. So thank you very much.